शादी तो होगी ना भाई, इसमें ऐसी क्या बात है, शादी तो होगी ना सबकी। तो जब शादी के लिए आप किसी का इंटरव्यू लें, उससे 2-4 सवाल जो पूछे जाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसे सवाल बताए गए थे। एक सवाल मैं भी आपको बता रहा हूँ। उस लड़के से ये पूछना कि पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में। उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा। क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है, रोएगा बहुत ज्यादा उसके बाद। वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं है। तो उससे पूछना पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर इसका जवाब 6 महीने से ज्यादा है तो चिंता की बात है, और 2 साल से ज्यादा है तो इसका कतई हमें उत्तर नहीं देना है। ये अनिवार्य प्रश्न है, ये वैकल्पिक वाला नहीं है कि इन 3 में से 2 का उत्तर दें, ये अनिवार्य है। इसी पे सिलेक्शन रिजेक्शन टिकना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रश्न। दूसरा, उसने बताया था इस चीज को ऑब्जर्व करना कि वो अपने से कमजोरों के साथ कैसे बिहेव करता है। यदि वो अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ शालीनता से बिहेव करता है तो ठीक व्यक्ति। बाकी हुलिया तो 4 दिन के बाद वैसे भी काम नहीं आता है, तो हुलिया पर मत जाइए। ये देखिए कि उसका बिहेवियर अपने से कमजोर के साथ कैसा है। अगर ठीक है तो मुंडा ठीक है, फिर आगे बढ़िए। भाई साहब ने पूछा कि हम क्या पूछेंगे। वैसे अभी ऐसी नौबत आई नहीं कि लड़के पूछें, उन्हें पूछता कौन है, तो इसलिए वो पूछने का बहुत ज्यादा नहीं रहता है। पूछ लो तो आप भी ऐसे पूछ लेना, रोने का तो नहीं चलेगा वहां पर, आप कुछ और पूछ लेना यार। हाँ बोलो। नहीं, भिखारी के प्रति दया नहीं चाहिए, लेकिन उस दया का परिणाम उस कृत्य में नहीं होना चाहिए कि आप उसको पैसा दे। किस तरह के भिखारी को देना चाहिए। भिखारियों के 5 प्रकार होते हैं। आप ऐसा उत्तर जा रहे हैं मुझसे। जब आपको ये भरोसा हो जाए कि ये जेन्युइनली ऐसी स्थिति में है और इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय नहीं है, और या ये कि जेन्युइन भरे ना हो, इस समय सच में भूखा है और केवल उसको खुला भोजन, पैकेट वाला नहीं, वो दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, मैं ऐसा करता हूँ। चलो, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में या किसी बड़े व्यक्ति को एम्पैथी सिखाने का पहला तरीका क्या है। कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे नॉवेल्स या कुछ भी ऐसा जिसमें एक कंसेप्ट डेवलप हो किसी वंचित वर्ग के प्रति। इसका कोई एग्जांपल अगर फिल्म का देना हो तो जैसे बागवान एक अच्छा एग्जांपल आपने दिया। जैसे वृद्धों की स्थिति को समझाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि बागवान फिल्म दिखाओ। देखो मसूरी में क्या होता है कि लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे, इतने तबाह किस्म के लेक्चर होते हैं कि सब प्रोफेसर वहां सोते रहते हैं, आंख खोल के सोते हैं, वहां पर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि लोग देखते हैं आगे बैठे हुए लोगों को, मजा नहीं आता। 100 में से 75 लेक्चर महाचाट टाइप के होते हैं। हाँ, 100 में से 8-10 होते हैं कि मजा आ जाएगा आपको। 8-10 होंगे उस व्यक्ति को देख के मजा आ जाएगा, इतना बड़ा व्यक्ति आया, बाप रे बाप। और लेक्चर शुरू होने के 10 मिनट के बाद खर खर शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको बात में मजा नहीं आ रहा है, आपको केवल उसके नाम में मजा आ रहा है, ठीक है। तो बागमा दिखा दी, आर्टिकल 15 फिल्म दिखा दी, तो कोई व्यक्ति अगर आए और वो 2 घंटे का लेक्चर दे बूढ़ों की सुरक्षा पे, उस 2 घंटे के लेक्चर से अच्छा 2 घंटे की फिल्म दिखाओ बागमा, और फिल्म दिखाने के बाद आधे घंटे का लेक्चर दे दो केवल, जो केवल उन उपायों पर हो कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए सिविल सेवा के तौर पर, उस तरह से। तीसरी बात जो यूपीएससी या मसूरी की एकेडमी की ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा है वो है बाध्यकारी संपर्क। वो यहां पर भी आ जाएगा, इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनको बचपन से डाइवर्सिटी मिली है। तो अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़े जहां की क्लास में विभिन्न धर्मों के लोग थे, विभिन्न इलाकों के लोग थे, तो फायदे में है। और मुझे जलन होती है आजकल के बच्चों से, दिल्ली में या कुछ लोग दिल्ली के बाहर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आजकल ऐसे स्कूल्स खूब हैं जहाँ के क्लासरूम में कुछ बच्चे भारत के हैं, कुछ बच्चे किसी और देश के हैं, और इस मामले में अमेरिकी बच्चे सबसे खुशनसीब हैं। वहाँ के हर क्लासरूम में लगभग 1/3 बच्चे अन्य देशों के हैं। श्वेत तो हैं ही, अन्य देशों के भी हैं, अन्य महाद्वीपों के भी हैं। वहाँ का बच्चा 10वीं 12वीं करते करते दुनिया को जिस रूप में फील कर चुका होता है, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं किताब में भूगोल अध्याय 6 ऑस्ट्रेलिया का चित्र ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण तरफ पाया जाता है। अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, और मैडम पूछ रही है कि आप ऐसे कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया से 3 हाथ खड़ा कर दिया, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बाकी देख रहे हैं अच्छा क्लास में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया समझेंगे तुमसे, कितना आसान है। वहां डाइवर्सिटी का ये स्तर है। और अमेरिका की सफलता की सबसे बड़ी शक्ति में मेरी राय में एक शक्ति है डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी शक्ति। वैसी डाइवर्सिटी मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी और देश में अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ पाई है, लेकिन जितनी आ सके उतनी बेहतर है। तो मसूरी में क्या होता है, इनफॉर्स कॉन्टैक्ट। मैं तो दुआ करता हूँ कि हरियाणा के हर व्यक्ति का रूममेट नागालैंड का ही वहां पर हो। 100 दिन वो ऐसे जीवन के यादगार दिन बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, परसेप्शन सारे चेंज हो जाते हैं, सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। और राजस्थान का कोई है, उसके साथ कौन होना चाहिए, तमिलनाडु का होना चाहिए। और तमिलनाडु का भी ऐसा जिसको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ना आती हो, तमिल माध्यम से सिलेक्ट हुआ हो और ये हिंदी माध्यम से हुआ हो। उसके बाद एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, ध्यान है आप लोगों को। उस फिल्म में क्या हुआ कि नायक नायिका की भाषा अलग अलग है, लेकिन प्यार हो गया है, एक बार देखा उसी में लट्टू हो गया, क्या करेगा। अब वो कैसे मैसेज का आदान प्रदान करें कि नायक अपने घर में, नायिका पड़ोस घर में। एक लाइट जला रहा है, वो लाइट बुझा रही है, फिर इसने जलाई, उसने बुझाई, उसने बुझाई, इसने जलाई, तो ये संवाद हो रहा है कि हाँ बातचीत चल रही है। और माँ बाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब लाइट ऑन ऑफ, फिर देखा उस घर में ऑन ऑफ हो रही है, तो उनको समझ में आया कि मामला गड़बड़ है। इधर नायक ने एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाया ऐसे, लड़की ने एक कपड़ा पटका धोते हुए जोर से, नायक खुश हुआ, फिर बांसुरी बजाई, फिर कपड़ा पटका उसने, और ऐसे संवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति मसूरी में होती है इन लोगों की जो राजस्थान और तमिलनाडु के साथ साथ होते हैं। लेकिन 100 दिन के इनफोर्स कॉन्टैक्ट के बाद
राजस्थान के व्यक्ति के लिए तमिलनाडु कोई अजनबी स्थान बचेगा या उतना ही अपना हो जाएगा जितना बाकी राज्य अपने हैं, अपना हो जाता है। तो ये एक एम्पैथी, सेंसिटिविटी बढ़ाने का बड़ा शानदार उपाय है जो हमारी अकेडमी करती है और बड़ों के स्तर पे होना भी चाहिए। अंतिम है परसुएशन। परसुएशन से भी आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष विषय पर एम्पैथी से भरा व्यक्ति बना सकते हैं। परसुएशन कैसे होता है? परसुएशन का मतलब जैसे मान लीजिए कि मसूरी एकेडमी आपको चाहे कि आप एम्पैथाइज करें बच्चों की स्थिति के साथ, तो परसुएशन का एक तरीका तो है कि तारे जमीन पे दिखा दे, समझ में आ गया। लेकिन यदि कोई अच्छा स्पीकर है, मान लीजिए उसके पास तथ्य हैं, आंकड़े हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, इमेजेस हैं, कुछ फिल्म के क्लिप्स हैं, और उसको 2 घंटे का समय मिल जाए आपके सामने मंच पे खड़े होकर आपसे बात करने का, अच्छा स्पीकर हो, परसुएटर अच्छा हो, क्या मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वो 2 घंटे में आपकी समानुभूति किसी न किसी मात्रा में उस वर्ग के प्रति पैदा कर ही देगा जिसके बारे में आपने कभी उस तरह से सोचा नहीं था, पहले कर देगा। तो परसुएशन बस एक बात है, परसुएशन लगातार चाहिए होता है। एक बार हुआ, एक इंटरवल के बाद फिर से हो जाए, फिर इंटरवल के बाद फिर से हो जाए। एक ही बार का परसुएशन बहुत दूर तक काम नहीं करता है, उसमें रिपीट इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। अंतिम एक चीज है जो उस समय बताई थी परसुएशन के आसपास, वो थी रोल प्लेइंग। अगर आपको किसी को एम्पैथी सिखानी हो किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय या व्यवसाय के प्रति, उसे बाध्य कीजिए कि वो उसका रोल प्ले करके देखे, समझ में आ जाएगा। ये वही चीज है, पुटिंग समवन्स शूज इन योर फुट। दूसरों के जूते अपने पैर में पहनोगे ना, तब समझ में आएगा कि उन जूतों के अंदर कांटे कितने गहरे थे, तब समझ में आता है। तो दूसरों की स्थितियों की कल्पना कर लेंगे तो एम्पैथी अपने आप आ जाएगी। यदि हम खुद कल्पना नहीं कर पा रहे तो ऐसी स्थितियां हमारे साथ बनाई जाए ट्रेनिंग में कि हमें दूसरों की स्थितियों में रहना पड़े। मैंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी माता कुछ काम नहीं करती है, सारा काम बाप ही करता है, केवल एक दिन के लिए क्या करना है, माँ की जिंदगी जी के देख लेनी है, जी के देखिए, एक ही दिन में नानी याद आ जाएगी माँ की जिंदगी जीने में। ये ऑफिस में भी होता है। अगर आपको लगता हो कि ऑफिस में इसको काम कम मिलता है, मजे ज्यादा ले रहा है, चेंज करके देख लीजिए एक दिन के लिए। कई ऐसी चीजें जो वो काम करने पर ही समझ में आती हैं, उससे पहले समझ में नहीं आती हैं, तो उससे रोल प्लेइंग से भी आप एम्पैथी सिखा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि यदि कोई आपसे कहे कि एम्पैथी सिविल सेवकों को कैसे सिखाई जाए, तो आप इसके बारे में ठीक ठाक से उत्तर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? लिख देंगे। चलिए, अब इस वर्ग में एक ही मूल्य बचा जिसका नाम है टॉलरेंस या टॉलरेशन भी कह देते हैं। उसके लिए हिंदी में क्या शब्द है? सहिष्णुता या सहनशीलता। आजकल लोग कह रहे हैं कि ये भारत में खत्म हो गई है, जल्दी ही एफआईआर होगी कि मिल नहीं रही है। टॉलरेंस, कहीं कहीं टॉलरेशन शब्द भी मिल जाता है, लेकिन भारत में तो टॉलरेंस ही ज्यादा प्रचलित है इसके लिए। जी, आप पूछो यार, तुम मस्ती से पूछो, बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं? मतलब जब भी रेफरेंस उनका है वहां पर दीजिए। उनके रिसर्च के टॉपिक है तो उनका नाम लिखिए, क्या दिक्कत है? खूब लिखिए। चलो सहिष्णुता समझो क्या होता है। चलिए, सबसे पहले सहिष्णुता क्या है, सहनशीलता क्या है? देखिए, सहिष्णुता के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ को आप कह सकते हैं संकीर्ण अर्थ, दूसरे को आप कह सकते हैं व्यापक अर्थ। जैसे चिड़ियाघर संकीर्ण अर्थ में क्या है, चिड़िया का घर, और व्यापक अर्थ में उसमें हाथी भी रहता है, शेर भी रहता है। तो संकीर्ण का मतलब बहुत स्पेसिफिक सेंस में देखें तो उसका मतलब क्या? चिड़ियाघर में जानता हूं कि उसमें सब रहते हैं, मैं केवल शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, शब्द से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो संकीर्ण अर्थ में सहिष्णुता क्या है, सहनशीलता क्या है? सहनशीलता का मतलब है सहन करने की क्षमता। और जब हम कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मन से बहुत खुश हैं या मैनेज कर रहे हैं? बस मैनेज कर रहे हैं। सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता। सहन किसको किया जाता है? किसी अपने अच्छे दोस्त को या दुश्मन को? दोस्त को। मतलब पहले तो दुश्मन को ही करेंगे ना भाई, कोई शत्रु हो सकता है, विरोधी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, शत्रु को, विरोधी को सहन करना, यानी अगर बिना हिंसा के काम, क्या बोले, मकान मालिक को, हाँ वो भी इसी वर्ग में आ गया ना, वो भी तो इसी वर्ग में आ गया। तो पहली बात है अपने शत्रु या विरोधी को सहन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 3-4 स्थितियां हो सकती हैं लोगों के संबंधों में, उससे आप एकदम अंतर समझ पाएंगे। मान लीजिए कि 2 रूममेट्स हैं एक रूम में, एक भाई साहब हरियाणा के हैं और दूसरे भाई साहब झारखंड के हैं, और दोनों अपने अपने इलाके के लठैत हैं, और नेहरू विहार में एक ही रूम खाली था, तो खुदाई संयोग से दोनों उस रूम के पार्टनर्स हो गए हैं, रूम पार्टनर हो गए हैं, ठीक। दोनों का अपना तरीका है। झारखंड वाला कहता है कि देखो भाई, मैं वन प्रदेश से आया हूँ, मैं प्रकृति के अनुसार जीता हूँ, रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर पढ़ता हूँ बोल बोल के। और हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली को अपना हिस्सा ही मान लेते हैं, तो वो दिल्ली के स्टाइल से रहते हैं कि सुबह 4 बजे सोए, 11-12 बजे उठ गए, ऐसा कर लिया। मतलब जो आसपास के लोग हैं दिल्ली के, और दोनों रूममेट हैं। अब इनके बीच में क्या क्या इक्वेशन बन सकती हैं? तो साथ रहे, पहले दिन है, हरियाणा वाला जब सोने गया तो वो उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में, और उठते ही पूजा करके टन 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 घंटी बजाना शुरू कर दिया उसने, और पूजा पाठ करेगा। ये सोना चाह रहा है, इसने आगे देखा, क्या कर रहा है तू? तो उसने कहा डिस्टर्ब मत कीजिए, पूजा कर रहे हैं हम, टन 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 टन। अब ऐसे में कैसे जीवन चलेगा, समझ रहे? तो ये खून का घूंट पी के लेटा हुआ है, क्योंकि दूसरा रूम उपलब्ध नहीं है कोई भी।
इसने कहा ठीक है कर ले तो पूजा पाठ, रात को मैं भी करूंगा फिर पूजा पाठ, कर तो पूजा पाठ। अब ये किस तरह से मैनेज किया, रात को 9 बजे झारखंड वाला सोने गया, ये उठ गया, म्यूजिक चलाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। अब वो कह रहा है कि बंधु आप क्या कर रहे हैं, हम सोना चाह रहे हैं। कह रहा है बंधु क्या भड़वे, पार्टी यूं ही चलेगी, रात भर चलेगी, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अब ये लोग देखिए क्या होगा, 2 स्थिति, पहली स्थिति रूम चेंज कर लेना चाहिए। और रूम में केवल कह रहा हूँ, है ना, इसका भाव समझ रहे होंगे आप, अगर जीवन ऐसा हो जाए तो रूम नहीं, रूममेट चेंज हो जाना चाहिए बेसिकली। मान लीजिए रूम है नहीं, रहना साथी है, तो सेकंड सिचुएशन क्या होगी, कोई चारा नहीं है, रहना दिल्ली में ही है, नेहरू विहार में ही, और पूरे नेहरू विहार में एक ही रूम है जिसमें दोनों रह सकते हैं, किसी और रूम में स्कोप नहीं है। अब जो गुण विकसित होगा वो है सहनशीलता, और ये गुण विकसित होने से पहले 3-4 बार जूतम पैजार हो चुका होगा। जूतम पैजार समझते हैं, जूतों का आदान प्रदान, अस्त्र के रूप में शस्त्र, चप्पल फेंक के मारी, जूता फेंक के लौटा, वापस मुंह पे छपा, 8 नंबर छप गया मुंह के ऊपर, खूब मारपिटाई चल रही है, एक ने 2 मुक्के मारे, उसे लात मारी कस के, दरवाजा टूटा, खिड़की टूटी, ये सब हुआ, पट्टियां बंधी, डॉक्टर साहब, वो सब कुछ हुआ। फिर 4 दोस्त इनके 2 पुलिस वाले, सब लग समझा रहे कि भाई जब रहना साथी है तो ठीक से रह लो, जब दूसरा ऑप्शन है नहीं साथ रहना है तो ठीक से रह लो। तब इन दोनों के अंदर जो गुण विकसित होना शुरू होगा, मूल्य, उसका नाम है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है सहन करो, भड़को मत, मारो नहीं, गाली मत दो, पी जाओ अंदर। तो किसी व्यक्ति के प्रति जो नफरत है, उस नफरत को मन में रखना, किंतु उसे कृत्य के रूप में बाहर ना आने देना, इसको बोलते हैं सहनशीलता का जो संकीर्ण अर्थ है, ये नेगेटिव मीनिंग है, नकारात्मक अर्थ है, वो ये है। तो शत्रु विरोधी हो सकता है, और किसी किसी मात्रा में अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक उम्र के बाद माता पिता भी हो सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है टीचर भी तो हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, टीचर बच्चों के लिए और बच्चे टीचर के लिए हो ही सकते हैं स्थिति में कि एक दूसरे को सहन करने की जिम्मेदारी है, तो क्या करें। एक पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उसमें एक शायर ने सुना है उसके लिए, नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले, बात कर दिया ना, बस यही देखना था। मैं यही परीक्षा थी आपकी कि आप चुप रहेंगे नहीं, क्योंकि आपने वाह कर दिया, इसलिए अगली पंक्ति अब इससे नहीं सुनाई जाएगी, ठीक है। अब लोग कहिए तो चलो, लेकिन दूसरे ने समझ में तो नहीं आएगी, वो है नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाया है। इसका मतलब है कि 2 व्यक्तियों को ऐसी स्थिति में उलझा दिया है कि कितना भी सिर फोड़ लें, कोई समाधान निकलेगा नहीं, और जब समाधान निकलेगा ही नहीं तो एक ही रास्ता बचता है, सहन करो, सहिष्णु हो जाओ। तो सहन करने का मतलब है कि कृत्य के स्तर पर कृत्य हिंसक ना हो, मारपीट ना हो, झगड़ा ना हो, गाली गलौच ना हो, अपने मन के अंदर उसे सहन करना। और यदि कोई पूछे शत्रु या विरोधी से क्या मतलब है, शत्रु विरोधी कोई भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत विरोधी आपका हो, जिससे निजी खुंदक हो आपको, है ना। जैसे हो सकता है कि प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण है, जिसकी वजह से सरल रेखा नहीं बन पा रही आपको उससे नफरत है, पर रूममेट भी है, कोई दूसरा रूम है नहीं, तो क्या करेंगे, सहन करेंगे। धर्म का मसला हो सकता है, दूसरा धर्म, दूसरी जाति, दूसरी नस्ल हो सकती है, रेस हो सकती है, दूसरी विचारधारा हो सकती है, दूसरी राष्ट्रीयता हो सकती है, कि आप इंग्लैंड में गए, किसी खास काम के लिए सरकार ने भेजा और कहा कि पेइंग गेस्ट बन जाओ, किसी रूम में छिप के काम करना है, पीजी बनने गए, वहां भी रूममेट मिला, दूसरा कौन है, पाकिस्तानी है, और आपको भेजा है पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन पे, रूममेट मिला पाकिस्तान का, और घोर पाकिस्तान टाइप का आदमी है। तो मन तो करता है आपका कि कम से कम एक को कम कर दूं, लेकिन आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सहन करेंगे। ये पूरी संभावना है कि 2 महीने बाद मोहब्बत लेके लौटे, मोहब्बत का पैगाम लेके लौटे, लेकिन शुरू में तो संभावना है कि आप नफरत के भाव से रहेंगे। और क्या हो सकता है, धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा, राष्ट्रीयता, पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। कई लोग तो इतने बड़े गधे टाइप के होते हैं, पार्टी के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। अच्छा, जिन नेताओं की पार्टियों में झगड़े होते हैं, फॉलोवर्स में झगड़ा बहुत होता है, और नेता लोग रोज शाम को साथ बैठ के गप्पे मारे होते हैं, उनमें कोई नफरत नहीं, वो खूब खराब स्टेटमेंट्स पब्लिक में देंगे, इसके बारे में उसके बारे में, शाम को साथ में खाना खा रहे होते हैं, और कार्यकर्ता सड़क पे भिड़े हुए हैं, और पता लगा 3 मरे 4 घायल, और किसके लिए, जो साथ में खाना खा रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे विभिन्न धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा, पार्टी, राष्ट्रीयता रखता हो, या व्यक्तिगत रूप से आपका विरोधी हो, उसे सहन करने की क्षमता, इसको बोलते हैं सहिष्णुता, सहनशीलता। सहिष्णुता का मूल्य बहुत पुराना है हमारी परंपरा में, लेकिन अगर आप महात्मा गांधी से पूछें, या महात्मा गांधी जिस व्यक्ति के काफी हद तक ब्रेन चाइल्ड हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध से पूछें, मतलब कईयों के ब्रेन चाइल्ड है, महात्मा बुद्ध भी, महावीर भी, ईसा मसीह भी, कईयों के हैं। व्यापक अर्थ में बुद्ध ने और गांधी ने, दोनों ने सहिष्णुता का अर्थ कहा कि सहिष्णुता केवल सहन करना नहीं है, अपने विरोधियों को सहन करने से बड़ा मूल्य है उन्हें प्रेम करना, उनका सम्मान करना। और यदि आप अपने विरोधियों से प्रेम कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, तो आप सही अर्थ में सहिष्णु हैं। सही अर्थ में जो टॉलरेंस का मूल्य है वो इस बिंदु पे आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अगर क्रम देखना हो, किसी व्यक्ति में एकदम सहनशीलता नहीं है, मान लीजिए कई ऐसे होते हैं छोटे बेल टाइप के लोग होते हैं, कुछ बच्चे आप में भी ऐसे रहे होंगे बचपन में, एकदम बेल टाइप के, इतनी भी सहनशीलता नाम की चीज नहीं होती है कि मेरी कुर्सी है कोई दूसरा बैठ कैसे गया, कि किसी बच्चे की कुर्सी पे दूसरा बच्चा बैठ गया, बस इसी पे नीचे लेट गया है, माथा मारा नीचे, उसके बाद
ऐसे होते हैं असहिष्णु बच्चे बहुत सारे। आप में से कितने लोग इस परंपरा से निकले हैं? इतने इंटॉलरेंट से ऐसे 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, 3 4 5, बाप रे बाप, ठीक है। और कितने लोग बचपन से सहिष्णु है, सहन कर लेते थे कि मम्मी ने खाना दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, है ना? शक्ल से लग तो नहीं रहा लेकिन आपकी। अच्छा, सहिष्णु है आप सच्ची? चलो भाई, हाँ लगता तो मुझे भी नहीं है, पर कोई कहे तो हम कैसे खारिज कर सकते हैं, मान लेना चाहिए उसकी बात। तो मैं ये कहना चाह रहा था जैसे समानता है, नकारात्मक समानता पहला स्टेप है, सकारात्मक समानता दूसरा स्टेप है। नकारात्मक स्वतंत्रता पहला स्टेप है, सकारात्मक स्वतंत्रता दूसरा स्टेप है। ये बात पॉलिटिकल साइंस में मानी जाती है। नकारात्मक स्वाधीनता का मतलब बंधनों से मुक्ति, और सकारात्मक स्वाधीनता का मतलब वह करने की छूट जो आप करना चाहते हैं। तो पहले जंजीरों से मुक्ति मिलेगी, उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होगा, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि सहिष्णुता का मूल्य जब कोई सीखता है तो पहला स्टेप तो संकीर्ण अर्थ ही होता है, ये नकारात्मक अर्थ ही होता है कि खुद को ये समझाना कि हिंसा नहीं करनी है, मारना नहीं है, गाली नहीं देनी है, महसूस करना है, मैनेज कर लेना है, खुद को रोक लेना है, इमोशनल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, डेनियल गोलमैन सेल्फ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे वो स्थिति आ सकती है सेकंड स्टेज, जहां दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने लगे, सम्मान करने लगे। जैसे यही हरियाणा झारखंड का पेड़ जो है, अब साथ रहना क्या करें, फिर दोनों बैठे बैठे कैसा है, मारपीट नहीं करेंगे, चोट बहुत लग जाती है बार बार, बड़ा खर्चा हो डॉक्टर का, अब मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है। वैदिक नियम बना देते हैं, तू ना रात को 9 बजे पार्टी मत किया कर, मुझे नींद आती है, और तू सुबह 4 बजे घंटी मत बजाया कर बैल की तरह ना, हमें दिक्कत होती है उस बात से। तो नियम बना कि घंटी सुबह 7 बजे बजेगी और पार्टी रात को 12 बजे तक चलेगी। 3 घंटे इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए, और 12 बजते बजते दोनों सो गए। नहीं भी सो पा रहा आदमी तो कम से कम टेबल लैंप लगा के उसके नीचे बैठ के पढ़ रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और वो सुबह उठा पूजा करने तो बाहर जाके घंटी बजा रहा है, कमरे के अंदर नहीं बजा रहा, या घंटी के अंदर से वो निकाल दिया, ऐसे कर रहा है, घंटी नहीं खाली ऐसे हिला रहा तो उसको संतोष मिल गया, कम से कम आवाज नहीं आ रही। मैनेज तो करना पड़ेगा ना भाई। इस मैनेजमेंट का नाम है सहिष्णुता, सहनशीलता, समझ गए। और मन में गुस्सा है कि सो रहा है कमबख्त, घंटी नहीं बजा पा रहा, मैं सो रहा है, पर वो रात को सो गया कमबख्त, टेबल में पढ़ना पड़ रहा है, सूर्य के नीचे पढ़ने वाला आदमी में टेबल के नीचे पढ़ना पड़ रहा है, मन में ये चल रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, 1-2 महीने बाद जब दोस्ती बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा कि जैसे कोई सो रहा है, दूसरा जाग रहा है, उसे फोन आ गया, क्या बोलेगा, सुबह बात करेंगे, अभी मेरा दोस्त सो रहा है। अब उसको चिंता है कि अरे ऐसे नींद ना खुल जाए, दोस्त है मेरा, उसको भी चिंता है कि मेरी वैसे घंटी नहीं बजा पा रहे, बोले यार मैं हफ्ते में 2 बार टाइम पे उठूंगा तो 2 दिन में सारी घंटी बजा ली हफ्ते भर की घंटी बजा ले, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। अब यह क्या हो रहा है, अब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, अब एक दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसका जीवन मेरी वजह से मुश्किल ना हो, आसान हो। जब आप कोशिश करने लगे कि उसका जीवन बेहतर हो जाए तो ये सहिष्णुता का सकारात्मक अर्थ है, व्यापक अर्थ है। और जब तक आप खून का घूंट पी के खुद को रोक रहे हैं कि मैं हमला नहीं करूंगा, बस मैनेज करूंगा, तब तक सहिष्णुता का संकीर्ण अर्थ है, नकारात्मक अर्थ है। बात बुझा रही है कि नहीं बुझा रही है? बुझा रही है, चलो। तो व्यापक अर्थ में प्रेम करना, सम्मान करना, और इसी अर्थ में आपने सुना कि भारत की संस्कृति को कुछ लोग कंपोजिट कल्चर कहते हैं। कंपोजिट कल्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? समोसिक संस्कृति। समोसे से बनी है सामासिक संस्कृति, जो कि समास शब्द से बनी है। समास का मतलब होता है जोड़ना, 2 चीजों को जोड़ना, यह है समास। तो जो विभिन्न चीजों को जोड़ जोड़ के बनी हो संस्कृति, उसको बोलते हैं सामासिक संस्कृति। और सामासिक संस्कृति जिस मूल्य पे टिकी है, वो मूल्य कौन सा है? सहिष्णुता। सहिष्णुता और आगे बढ़ के सद्भाव हो जाता है, सद्भाव का अगला स्तर समभाव हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सहिष्णुता का अगला स्तर है सद्भाव, और सद्भाव का अगला स्तर है समभाव। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं सर्वधर्म समभाव, न कि सर्वधर्म सद्भाव। सद्भाव तो बाकी लोग बोलते हैं, महात्मा गांधी का शब्द है सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों को समान भाव से देखो, रत्ती भर लेश मात्र भी अंतर न बचे, ये भाव उनके मन में आता है। स्पष्ट हो गया? अब यदि आप थोड़ा सा बताना चाहें कि ये वाला जो मूल्य है, ये वाला मूल्य हमारी संस्कृति में कहाँ कहाँ दिखता है और पश्चिम में कितना दिखता है, 2-4 रेफरेंसेस नोट कर लीजिए और फिर उनका जिक्र कर दीजिएगा परीक्षा में। किसी बच्चे की आवाज़ समास क्या था, ये समोसे जैसा लग रहा है। देखो, जो कल्चर्स होती हैं, संस्कृतियां, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए, जो संस्कृतियां होती हैं, कल्चर्स, वो 3-4 प्रकार की होती हैं। उनमें से कौन सी कल्चर को सामासिक संस्कृति कहते हैं वो भी समझें। एक खास किस्म की कल्चर को बोलते हैं मोनोलिथिक कल्चर। मोनोलिथिक कल्चर, मोनोलिथिक कल्चर को आप कह सकते हैं एक, मतलब एकवादी संस्कृति कह लीजिए, एकवादी संस्कृति। ठीक है, अब देवनागरी में मोनोलिथिक लिखेंगे तो भी चलेगा, मोनोलिथ से बना है। अगर हम 4 की जगह 3 में ही समझ लें, एक में 2 हिस्से कर लेंगे। एक दूसरी कल्चर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉट थियरी। मेल्टिंग पॉट कल्चर कह लीजिए, मेल्टिंग पॉट कल्चर। मेल्टिंग पॉट कल्चर को हिंदी में क्या बोलना चाहिए? गलन पात्र संस्कृति कहते हैं, गलन पात्र संस्कृति। अच्छा नहीं लग रहा तो मेल्टिंग पॉट लिख के देना भाई, ठीक है। गलन पात्र संस्कृति, घुलनशील नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। जैसे एक खास तकनीकी शब्द है, ये जनरल वर्ड नहीं है। जो तीसरी कल्चर है उसके लिए कुछ लोग कहते हैं सैलिट बॉल कल्चर।
सेलेक्ट बॉल कल्चर, इसको क्या कहें, सलाद पात्र संस्कृति या सेलेक्ट बॉल ही कह देते हैं, BOWL, जिसको बाउल कुछ लोग कहते हैं ना, उसका उच्चारण अंग्रेजी लोग बोल करते हैं, सेलेक्ट बॉल कल्चर। सेलेक्ट बॉल कल्चर जैसा ही एक शब्द चलता है मोजाइक कल्चर, MOSAIC, मोजाइक कल्चर। मेरी व्यक्तिगत समझ ये है कि इन दोनों में अंतर करने का मतलब है नहीं, इन दोनों को एक ही मान लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में जो लोग अंतर बताते हैं बड़ा जबरदस्ती का अंतर होता है, लगभग एक ही बात है। तो इस नजरिए से हम कह सकते हैं कि संस्कृतियां 3 प्रकार की हैं। जब हम कह रहे हैं 3 प्रकार की, इस समय किसी एक खास नजरिए से ही 3 प्रकार की होंगी। वो नजरिया क्या है? कोई संस्कृति अपने समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसा देखती है, उस दृष्टि से संस्कृतियां 3 प्रकार की होती हैं। मोनोलिथिक का मतलब है जिस कल्चर में एक समूह बाकी सभी समूहों पर भारी हो, एक समूह की संस्कृति मानने की बाध्यता सभी संस्कृतियों पर हो, तो उसको बोलेंगे मोनोलिथिक कल्चर या मोनिस्ट कल्चर। जैसे किसी ऐसे देश में जो कि, जैसे मान लीजिए कोई इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां कुछ लोग हिंदू रहते हैं, कुछ ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, देश का संविधान इस्लामी है, देश की व्यवस्था इस्लामी है, तो वहां इस्लामी समूह को जो अधिकार मिलेंगे, क्या उतने अधिकार बाकियों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? उतने नहीं मिलेंगे। प्रत्यक्ष दबाव हो या ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव जरूर रहेगा कि जो गैर मुस्लिम है वो अपने आप इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए इस्लाम को स्वीकार कर ले। एक तो प्रत्यक्ष दबाव कि भैया शाम तक बन जाना मुसलमान, वरना दफना देंगे, ध्यान रखना, शाम को आएंगे फिर से, एक तो ये बड़ा दबाव हो सकता है। दूसरा क्या होता है, कोई दबाव नहीं है, कोई आपसे कह नहीं रहा, लेकिन आप कोई भी काम सरकार से करवाना चाहते हैं, उसमें जो मुस्लिम्स हैं उनके विशेषाधिकार हैं, नॉन मुस्लिम्स को अधिकार कम मिलते हैं, और आप बार बार इतना थक चुके हैं इस प्रोसेस से, आपको लगता है कि यार छोड़ो, इस्लाम धारण कर लेते हैं, कम से कम सुविधाएं तो मिलेंगी, राशन कार्ड तो बनेगा, बिजली पे डिस्काउंट तो मिलेगा, बच्चों का एडमिशन तो होगा, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें चिकित्सा तो मिलेगी, ये सब बेनिफिट्स तो मिलेंगे। ये सब है अप्रत्यक्ष दबाव। तो जो कल्चर किसी एक समूह को केंद्र में रखकर बाकी समूहों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव बनाए कि वो उसे स्वीकार कर लें, उसके मूल्यों को स्वीकार कर लें, उसके जैसे हो जाएं, एसिमिलेट हो जाएं उसके अंदर, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक कल्चर। ये कल्चर किन किन देशों या राज्यों में हो सकती है, आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे इजराइल इसका एक अच्छा उदाहरण है। इजराइल में अगर आप गैर यहूदी हैं तो आपका जीवन उतना आसान नहीं है जितना आसान किसी यहूदी का जीवन है, क्योंकि वहां एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव रहता है। वेटिकन सिटी में ऐसा हो सकता है, अगर आप वेटिकन सिटी में रहते हैं और आप कैथोलिक ईसाई नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहीं अपेक्षा रहती है। ऐसे ही कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री जहां मुस्लिम होने का महत्व बहुत ज्यादा हो, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा, इसमें सऊदी अरब अमीरात कह सकते हैं, सऊदी अरब को कह सकते हैं, वहां इसका महत्व और ज्यादा है। कोई भी ऐसा देश, अभी भारत का नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन लक्षण ऐसे रहे तो शायद 10 साल में लिखना पड़े भारत का नाम भी, अभी तो बिना लिखे काम चल सकता है हमारा, मैनेज कर लेंगे अभी तो, ठीक है। अब आइए मेल्टिंग पॉट कल्चर पर। मेल्टिंग पॉट कल्चर दुनिया भर में एक ही देश कहता है कि हमारे पास है, उस देश के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड डक है इस समय। कई लोग बार बार ठीक करते हैं कि ट्रम्प है, ट्रम्प, उनको लगता है कि मैं बार बार बाई मिस्टेक बोल रहा हूँ। अमेरिका, एकदम जान के बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में ऐसा लगता है मुझे। डोनाल्ड डक जानते हैं कौन है? अरे आपको पता नहीं, तभी तो आप डाउट में है। डोनाल्ड डक एक कार्टून कैरेक्टर है, तो मैं जब जब उसको देखता हूँ और इनको देखता हूँ मुझे लगता है दोनों एक ही देश से आए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मिकी माउस सीरीज का कैरेक्टर है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, बहुत रोचक है, स्मार्ट है, ठीक है। तो सम्मान के भाव से मैं कहता हूँ ये बात। डोनाल्ड डक बुरा मान सकता है इस बात को, लेकिन मैं तब भी ये बात कहता हूँ। तो मेल्टिंग पॉट कल्चर यानी गलन पात्र संस्कृति, इसमें क्या होता है कि जो अमेरिका बना, जो अमेरिका 18वीं सेंचुरी में कहते हैं ना बना, या उससे थोड़ा सा पहले बना, तो हुआ ये कि अमेरिका के पूरे क्षेत्र में पहले तो कुछ एबोरिजिनल्स रहते थे जो वहां के मूल निवासी थे। एबोरिजिनल्स कहते हैं मूल निवासियों को, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने और यूरोप के कुछ और देशों ने अपने छंटे हुए लोगों को अमेरिका भेजना शुरू किया। अमेरिका मूल रूप से छंटे हुए देशों से मिलकर बना हुआ देश है। अपने इतिहास से पढ़ाई होगा अमेरिका कैसे बना। जो लोग सेट नहीं हो पा रहे थे इंग्लैंड में, एकदम छठे हुए टाइप के थे, उनको लगा इनको जेल वेल में क्या डालेंगे, इनसे कुछ काम करवाते हैं। खोज अमेरिका की हो गई थी, उनको बोला कि तुम वहां जाओ, चलो वहां काम करो। ये भी चले गए, ये तो उद्यमशील थे ही, खूंखार किस्म के आदमी थे, वहां गए, इनको लगा इतना बड़ा महाद्वीप हमारे लिए है। वहां इनका सामना हुआ वहां के एबोरिजिनल से, जिनको रेड इंडियन कहा गया बाद में। वो बेचारे एकदम आदिवासी लोग थे, सामान्य लोग थे। तो अगर इतिहास को ठीक से देखा जाए तो जो आजकल अमेरिका का सबसे सफल इलाका है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वो ऊपर बोस्टन से लेकर फिलाडेल्फिया तक का जो इलाका है, इस इलाके में लाखों की संख्या में आदिवासियों की हत्या हुई इन लोगों के हाथों, लाखों की हत्या हुई है। इसलिए एक अमेरिकी कवि ने, मजेदार बात है, कवि भी अमेरिका का था, जब 9/11 के अटैक में 4000 लोग मरे अमेरिका में और दुनिया भर में शोक मनाने लगे, तो उस कवि ने कविता लिखी, बस 2 मिनट का मौन, ऐसा कुछ नाम था, हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, कविता इंग्लिश में थी। उसने कहा कि इन 4000 के लिए मौन रखो, जरूर रखो, बस इनके लिए मौन रखने से पहले 2 मिनट का मौन उनके लिए भी रख लो। और फिर लिस्ट बनाई उन लाखों लोगों के लिए जिनकी कब्र पर अमेरिका बना है, जिनकी हत्याओं से अमेरिका बना है, उनका भी तो मौन रखो भाई, खाली नहीं का मौन क्यों रखते हो। उन हजारों इराकियों की कब्र पे मौन रखो जिन इराकियों की जान चली गई सिर्फ अमेरिका के लालच की वजह से, वो भी तो मौन के पात्र हैं। फिर थोड़ा सा मौन रखो दूसरे विश्व युद्ध में जिनके ऊपर बम फेंका था उनके लिए भी, उनकी आगामी पीढ़ियों के लिए भी मौन रखो जो आज तक ठीक से नहीं जीवन जी पा रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका ने जिन जिन देशों के साथ जिनका जीना मुश्किल किया, उन सब देशों की उस आबादी का जिक्र करते हुए कहा, इन सब पर मौन रखने के बाद
मैं भी तुम्हारे साथ मौन रखूंगा इन 4000 लोगों के लिए। ये सुन के आपके अंदर कुछ परसुएशन का असर हुआ? यही होता है परसुएशन का असर, जब इतने सारे लोग चुप हो जाते हैं, एकदम मुंडी ऐसे ऐसे करने लगते हैं। और ये वही छंटे हुए लोग जो पहले बदमाशी कर रहे 2 मिनट पहले, अब अचानक सीरियस हो जाते हैं। तो जब इतने सारे लोग अचानक सीरियस हो जाए, जब दार्शनिक सवाल पूछना भूल जाए, ऐसा मतलब इसका मतलब है कि इस समय परसुएशन का असर ठीक ठाक हो गया है। ठीक है, और अच्छे परसुएडर को ये बताना नहीं चाहिए कि आप परसुएशन के असर में आ गए हैं, वरना असर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं क्योंकि परसुएडर नहीं हूँ, मास्टर हूँ, टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर, तो मूल निवासी उन सबको मारा पीटा। उसके बाद कुछ लोग इंग्लैंड से चले गए, कुछ फ्रांस के छठे हुए पहुंचे, इटली के छठे हुए सबसे ज्यादा पहुंचे। और इटली का एक शब्द है माफिया, ये शब्द इटली का शब्द है माफिया। और इटली का ही अमेरिकन ग्रुप पहली बार माफिया के रूप में विकसित हुआ, वहां से शब्द चल पड़ा माफिया, जो दुनिया भर में फैल गया। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ये मूल देश जहाँ के छठे हुए लोग पहुंचे। और इन सब में वहां संघर्ष शुरू हो गया। इधर इंग्लैंड पहुंच गया, उधर फ्रांस पहुंच गया। हमारे कार्नवालिस भी वहां पहुंचे हुए थे, वहां से लात खा के फिर वापस लौटे थे। तो ये सब संघर्ष होने लगे। इन संघर्षों के बाद अमेरिका आज़ाद हुआ। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो आज़ाद कैसे हुआ? इंग्लैंड से ही आज़ाद हुआ, फ्रांस की मदद से आज़ाद हुआ। और इंग्लैंड ने ही लोग भेजे थे अपने, इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड से खुद को आज़ाद कर लिया बाद में। जब आज़ाद हो गए तो वहाँ जो ग्रुप था उसमें कुछ इंग्लैंड के लोग थे, कुछ बाकी देशों के थे, कुछ वहाँ के ब्लैक्स थे जो अफ्रीका से आए थे, और वो आदिवासी नहीं थे, लेकिन तो वो भी इनके साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस समय की तो बड़ी अच्छी फिल्में हैं, अगर आप जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में कुछ फिल्में देखें, एक फिल्म है द पैट्रियट नाम से, अमेरिका की अच्छी फिल्म है। 1776-87 के दौर में जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें वॉशिंगटन क्या रोल प्ले कर रहे थे और ब्लैक्स की भूमिका क्या थी, उस पर बड़ी अच्छी फिल्म है, ब्लैक्स भी शामिल थे। और तब सवाल ये उठा कि जो अमेरिका बना है मूल आदिवासियों की मौत के बाद और बहुत सारे देशों के लोगों को मिला के बना है, उस अमेरिका की संस्कृति कौन सी मानी जाएगी? तो एक इमेजिनेशन है कि वहां के लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन उठाया, उस बर्तन में कुछ पानी वानी डाला, उबालना शुरू किया, और फिर क्या किया, अपनी अपनी आइडेंटिटीज को, अपनी अपनी पहचानों को उसके अंदर डाल दिया। इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लिशनेस को उसमें डाल दिया, फ्रांस के लोगों ने फ्रेंचनेस को डाल दिया, स्पेन ने स्पेनिशनेस को डाला, और ये जो कौन सा बच गया इटली, तो उन्होंने इटालियननेस को उसमें डाल दिया। और उन सब को मिला के हलवा बना दिया, मेल्ट कर दिया। और जो मेल्ट करने के बाद सुखाया और जो बना उसका नाम रखा अमेरिकननेस। तो अमेरिकन कल्चर जिस चीज को प्रमोट करती है उसको बोलते हैं अमेरिकननेस। और अमेरिकननेस का बेसिक मतलब है जिन देशों के लोग थे उन सबकी संस्कृतियों को गलाकर बनाई गई एक विशेष संस्कृति। ये उनका कंसेप्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को? हालांकि अश्वेतों का कहना है कि जिस जिसको गलाया था उसमें अश्वेत तो थे ही नहीं, हमारा तो गलाया ही नहीं। और अमेरिकन जो मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ उसमें बेसिकली व्हाइट ब्रिटिश मेन, ये जो कल्चर थी केंद्र में थी, इसका हिस्सा इतना ज्यादा है कि बाकी संस्कृतियों को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाया। ये शिकायत अमेरिका के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, नॉन व्हाइट्स यानी कि ब्लैक्स या बाकी जो लोग हैं, ब्राउन हैं, उन सबको ये शिकायत आज भी है। पर तब भी कल्चर का एक टाइप है मेल्टिंग पॉट कल्चर। तो पहली संस्कृति बोलती है सारे मेरे जैसे हो जाओ, दूसरी बोलती है सारे मेरे जैसे मत हो, मिलके होते हैं किंतु सारे एक जैसे हो जाएंगे। सारे एक जैसे हो ये जरूरी है, पर मेरे जैसे नहीं, तेरे जैसे नहीं, हम सबको मिला के एक जैसे। तीसरी कल्चर बहुत धांसू है, मोज़ाइक टाइप की, जैसे सैलेड बोल है। सैलेड बोल सलाद पात्र है, अपने सलाद की प्लेट ली, उसमें कुछ टमाटर हैं, कुछ खीरे हैं, कुछ प्याज हैं, अलग अलग हैं। प्याज नहीं है, प्याज महंगा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक प्याज के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हैं दिखाने के लिए, जैसे हीरे का नग होता है वैसे 3-4 प्याज रखे हुए हैं, ठीक है। अब इस प्लेट में खीरे से ये अपेक्षा नहीं कि टमाटर हो जाए, टमाटर से ये अपेक्षा नहीं कि प्याज हो जाए, और प्याज से ये अपेक्षा नहीं कि वो खीरा टमाटर कुछ हो जाए। खीरा खीरा रहेगा, टमाटर टमाटर रहेगा, और प्याज प्याज रहेगा, और ऊपर से अगर गोभी आ गई तो गोभी गोभी रहेगी, पत्ता पत्ता रहेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन ये सब एक प्लेट में रहेंगे, ये सब मिलकर एक टोटलिटी पैदा करेंगे, एक समग्रता पैदा करेंगे, और मिलकर कहलाएंगे सलाद पात्र, न कि प्याज का पात्र, न कि खीरे का पात्र, न कि टमाटर का पात्र। ये जो वननेस है इसको बोलते हैं सैलेड बॉल कल्चर, और इसी को मोज़ाइक भी कहते हैं। मोज़ाइक समझते हैं आपको क्या होता है? आपने किसी किसी घर में जो फर्श देखा होगा, उस फर्श में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक हिस्सा है फर्श का, हजारों छोटे छोटे पत्थर सीमेंट में भर के इकट्ठे मिला दिए जाते हैं। ठीक है, टेढ़े मेढ़े कोई ऐसा पत्थर बहुत सारे हैं, उन सब पत्थरों को मिलाया, मसाले में डाला, सबको मिलाया, बराबर किया, बाद में घिसाई कर दी। अब वो क्या हो रहा है, एक बेसिक रंग के ऊपर अलग अलग पत्थर अलग अलग कोण में, कोई छोटा कोई बड़ा दाएं बाएं ऐसे फैले हुए हैं। 2 पत्थर मिलकर एक नहीं होते, उनका वैविध्य है, कोई निश्चित डिजाइन नहीं है, वैविध्य ही डिजाइन है उनका। इसको बोलते हैं मोज़ाइक। या चटाई अगर देखी हो, रेशे वाली चटाई, बिखरे बिखरे रेशे वाली दरी देखी हो, वो सब मोज़ाइक के एग्जांपल्स हैं। और क्या देखा? क्या स्विजनी, ये क्या होता है? चटाई को बोलते हैं स्विजनी, स्विजनी कहते हैं। अच्छा, हो सकता है, कहते हैं उनकी बहुत सारी भाषाएं हैं ना, सब बिहार बोलते हैं। मुझे लगा बिहार में चटाई को चटैया बोलते होंगे, चटैया बोलते हैं। हाँ, मैंने अनुमान किया कि चटैया बोलते होंगे। सही हो गया अनुमान, ठीक है। चलो तो लिख लो चटैया संस्कृति, ठीक है। अब आपके लिए याद रखने के लिए आसान है कि भारतीय संस्कृति कौन सी? चटैया संस्कृति है।
अब देखो, पाकिस्तान मोनोलिथिक कल्चर है, अमेरिका मेल्टिंग पॉट कल्चर है, और भारत सैलिड बॉल या मोजाइक कल्चर है। हम लोग सैलिड बॉल कल्चर को बोल देते हैं सामासिक संस्कृति, यानी कि कंपोजिट कल्चर। ये शब्द मैं यहां देता हूं, कंपोजिट कल्चर या सामासिक संस्कृति। सामासिक, ये हमारा वर्जन है। अमेरिकी लोग नहीं मानते भारत के बारे में, इंग्लैंड के लोग नहीं मानते, हम मानते हैं अपने बारे में। अमेरिकी कहते हैं, हम कंपोजिट का मतलब ये हुआ कि विभिन्न संस्कृतियां अपने अपने तेवर के साथ रहें, मिलजुल के रहें, किसी पर यह बाध्यता ना हो कि तुमको हमारे जैसा होना है या हमको तुम्हारे जैसा होना है। इस माहौल में अगर संस्कृति है तो कंपोजिट कल्चर है। इतिहास के लोग कहते हैं गप अच्छी मार लेते हो। अगर सच में भारत का इतिहास ऐसा ही था तो फिर बड़ी समस्या है, और एक ही वाक्य में सब ध्वस्त हो जाता है कि भारत का इतिहास पढ़ते तो उसमें मिलता है कि शक आए, हूण आए, यवन आए, गया कोई भी नहीं और मिलता भी कोई नहीं इनमें से। आपने सुना है कि भारत में शक आए थे, हूण आए थे, यवन आए थे? कोई वापस गया था? वो तो नहीं मिलता, वापस चले गए, आए, गए ही नहीं, और आज मिल ही नहीं रहे। आपने कोई शक देखा है? हूण देखा? वो नहीं देखा। मैं आज तक ढूंढ रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति से सरनेम हूण हो, मुझे मिला नहीं अब तक। तो अंग्रेज पूछते हैं हमसे कि शक तुम्हारे देश में गए, हूण तुम्हारे देश में गए, अब मिल नहीं रहे, कहाँ गए? इसका एक ही उत्तर है कि वो हमारी वर्ण व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में समाहित हो गए। और यदि समाहित हो गए तो क्या ये सैलिड बॉल कल्चर है या ये शुरुआत में मोनोलिथिक कल्चर जैसा कुछ मामला था? सो सैड, खराब लग रहा सुन के आपको ना, कि हम तो कंपोजिट मान के काम चला रहे थे अपना, आज तो कुछ और ही पता लगा। कोई बात नहीं, कहने के लिए वही कहने, कंपोजिट कल्चर है और हमारे संविधान में लिखा हुआ है आदि 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 आदि, उससे काम चलाइए। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने कंपोजिट इतनी बार बोला तो लगा कि चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। लौट के आइए इस पर कि सहिष्णुता। अब क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि सहिष्णुता अगर व्यापक अर्थ में है तो वो कंपोजिट कल्चर पैदा करने का मैकेनिज्म है, जो पिछले आधे घंटे में बताया, अब आधे मिनट में सुन लो। सहनशीलता के दो अर्थ हैं, संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण या सीमित या नकारात्मक अर्थ में इसका मतलब है अपने विरोधी व्यक्ति को, चाहे वो धर्म में, नस्ल में, जाति में, विचारधारा में, विचार में, पार्टी में, रुचि में या व्यक्तिगत स्तर पर विरोधी है, उसके साथ सीधे हिंसा में इन्वॉल्व न होना, बल्कि अपने क्रोध को अपने मन में दबा के रखना, सहन करना, ताकि स्थितियां ज्यादा न बिगड़े। इसको बोलते हैं सहिष्णुता का पहला अर्थ, सीमित अर्थ। किंतु जब व्यक्ति सहिष्णुता के रास्ते पर चलता है तो इसके बाद सेकंड स्टेज वहां आती है जहां सकारात्मक अर्थ आता है, व्यापक अर्थ। इसका मतलब जिस व्यक्ति से नफरत थी, शत्रुता थी, परेशानी थी, केवल सहन न करना बल्कि उसे सम्मान भी करना, उसकी स्थितियों को समझना, महसूस करना, हो सके तो उससे प्रेम, सहजता, मोहब्बत जैसा कोई संबंध रखना, उसकी चिंता करना, ताकि चीजें और बेहतर स्तर पर चले। और जब सहिष्णुता का ये अर्थ डेवलप होता है किसी समाज में, उस समाज के विभिन्न समुदाय अन्य समुदायों के साथ वैसे संबंध रखते हैं, तो जो कल्चर बनती है वो कल्चर होती है कंपोजिट कल्चर, जो एक सेंस में मेल्टिंग पॉट कल्चर से भी बेहतर स्तर, अगर कहना ही तो कह सकते हैं, जो एक स्तर पर सैलिड बॉल कल्चर या मोजाइक कल्चर के आसपास की स्थिति बन जाती है। अब बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, अब यह है कि सहिष्णुता भारत और पश्चिम में यह मूल्य किस किस रूप में दिखाई पड़ता है। भारत इस मामले में बेहतर है। भारत में सहिष्णुता का मूल्य बहुत प्राचीन समय से लगातार दिखाई पड़ता है, और कुछ कुछ रेफरेंसेस अगर आप कोट कर सकेंगे तो आपका उत्तर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जैसे वेद और उपनिषद के काल की अगर बात करेंगे आप, तो दो वाक्य आपको बचपन से ही सुनाए गए होंगे, अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ें तो पक्का, और नहीं तो भी संभावना है कि सुनी होंगे आपने। वेदों का एक वाक्य आपने सुना है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, या सुना हो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सुना है? चलो, तो आप इसको ना वैदिक साहित्य एक ही मान के दो वाक्य नोट कर लें, जो भी याद रह जाए। एक वाक्य है एकम सत, मतलब अगर संधि कर देंगे तो द हो जाएगा, सद विप्रा हो जाएगा, अगर अलग करेंगे तो सत रहेगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा बकंती नहीं, वदंती। ठीक, बड़ा आदमी कुछ बोलता है, लोग बोलते हैं कि बकंती कर रहा है, वदंती नहीं कर रहा है। वदन नहीं, बकैती तो मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ भाई, हम संस्कृत निष्ठ तरीके से बोले बकंती, और देसी भाषा में बकैती बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सत्य एक ही है, एकम सत्य। विप्रा, विप्र कौन होता है? विप्र का बेसिक मतलब तो होता है जो ब्राह्मण व्यक्ति है, लेकिन हम यहाँ ब्राह्मण के सेंस में ना लेके समझदार के सेंस में ले, ज्ञानी के सेंस में ले। ठीक, एकम सत्य विप्रा मतलब बहुवचन, ज्ञानी लोग। बहुधा वदंती, उसी एक सत्य को भिन्न भिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। इस वाक्य की सेंस क्या हुई कि दूसरों के सच को भी सच मानो, सहन करो। ऐसा क्या है भाई, तुम्हें लगता है भगवान चार हैं, हमें लगता है भगवान एक है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? और आपको लगता है भगवान जी है ही नहीं, तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी अपनी राय है। जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विश्वास से सहज हो जाते हैं, तनाव किस बात का है? देखिए, अब आगे के जीवन में आपको करना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी होता है। आप सिविल सेवक बन जाएंगे, किसी धर्म विशेष को मानते हैं, और एक ऐसे जिले में चले गए जहां उस धर्म के लोग नहीं के बराबर हैं, दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं, मैनेज करना ही होगा ना। और आपको वहां पर ये परिचय भी देना है कि आप इन चीजों को सहन कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, करना पड़ेगा। फिर एक है मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना। उस लड़की का नाम क्या है जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है? पंकजा मुंडे। इसका मतलब गोपीनाथ मुंडे और पंकजा मुंडे की मति में भिन्नता हो सकती है।
मिस्टर मुंडे, मिसेस मुंडे, मति भिन्ना। यह मुंडे का मतलब क्या है? मुंडी क्या होता है? मुंडी, मुंडी मतलब खोपड़ी, ये नहीं, ये खोपड़ी, इसको बोलते हैं मुंडी। तो मुंडे, मुंड बोलते हैं, मुंड, मुंडे मुंडे मतलब विभिन्न व्यक्तियों के मस्तिष्क में अंतर होता है, सबका सोचने का अलग तरीका होता है, सबके एटीट्यूड्स अलग अलग होते हैं, सबके थॉट प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। मुंडे मुंडे मत भिन्ना, ये बात जिस कल्चर में कही जाएगी, क्या कमाल की कल्चर है। इसका मतलब आप विचारों के वैविध्य को स्वीकार करते हैं और उस बात को लेकर आपको तनाव नहीं होता है। आगे चल के एक दर्शन हम पढ़ने वाले बहुत जल्दी, जिसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन किसने दिया था? महावीर ने दिया था। महावीर जैन ने दिया था ना, किसी और ने दिया था? महावीर हनुमान ने दिया था, महावीर जैन ने दिया था, मतलब तीर्थंकरों ने दिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महावीर जैन हुए। हम जैन दर्शन का एक विचार जल्दी पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्याद्वाद। अब जानते हैं इसके बारे में? देखिए एक बात है, एथिक्स पढ़ के आपका प्रीलिम्स के जीएस में एक आध सवाल तो एक्स्ट्रा ठीक हो जाएगा, एक आध ही होगा 100 में से। एथिक्स पढ़ के प्रीलिम्स में, मेंस में 250 नंबर का होगा, प्रीलिम्स में 2 नंबर का मान लीजिए। क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे सवाल फिलोसफी वाले बहुत सारे आते हैं कि कौन से दर्शन में कहा गया भारत में, कौन से दर्शन में, तो वो सब शायद आपके सामने आ जाएगा। स्याद्वाद का मतलब तो विस्तार में समझेंगे। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जब भी कुछ कहो दावा मत करो, इस तरह से कहो कि जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वहां तक ये बात इस रूप में है। अगर हर व्यक्ति इस तरह से बोलेगा, दावा नहीं करेगा, और जब दावा नहीं करेगा तो फिर झगड़े ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम झगड़े होंगे। आप कहेंगे जहां तक मैं समझता हूं मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री, आप कहेंगे किंतु जहां तक मैं समझता हूं वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर आप कहेंगे ठीक है, अपनी समझ अपने पास रखिए, मैं अपने पास रखता हूं, बाय बाय। और ये जब दावा करने लगे, अरे मोदी जैसा कोई नहीं, 500 साल में एक बार होता है, तो दूसरा कह रहा है यही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी ऐसा कोई नहीं, 500 साल में एक बार होता है। फिर मामला बढ़ते बढ़ते गंदे नाले तक पहुंचेगा और दोनों गिरते गिरते उसके अंदर गिरेंगे, दलदल के अंदर, और फिर से पुलिस निकालेगी उनको, क्योंकि गुस्सा ज्यादा है, सहिष्णुता कम है। तो ये सब विचार क्या पैदा करते हैं? सहिष्णुता पैदा करते हैं। तो जैन दर्शन का स्याद्वाद कमाल का विचार है, उसका जिक्र कर दीजिएगा, बस काफी है इतना। और क्या, इसके बाद सीधे महात्मा गांधी को उठा लीजिए, उठा लीजिए मतलब ले आइए। वैसे महात्मा गांधी कम खाते थे तो उनको उठाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, और स्लिम थे। और महात्मा गांधी के बारे में अगर कहना हो तो एक शब्द उनका सबसे प्रिय शब्द है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म भी ठीक है, केवल अहिंसा का मूल्य लिखेंगे तब भी ठीक है। एक उनका प्रिय शब्द है सर्वधर्म समभाव। और ये दोनों मूल्य क्या हैं? बेसिकली ये दोनों मूल्य इसी बारे में संकेत करते हैं कि हमें सहिष्णु होना चाहिए। और कुछ भी कहिए, महात्मा गांधी ने सहिष्णुता के चक्कर में अपनी जान दी है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जिस समय धार्मिक उन्माद फैला हुआ हो उस समय सबसे सेफ पोजीशन होती है कि आप अपने धर्म के पक्ष में खड़े हो जाए। जैसे कुछ कुछ स्थितियां उतनी खराब बेशक ना हो, लेकिन उसके आसपास तो आज भी है कि धार्मिक उन्माद ठीक स्थिति में, मतलब चरम स्थिति के आसपास पहुंच चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक सेफ रास्ता यह है कि मुसलमान मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो जाए। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसको हम पढ़े ना पढ़े इससे मतलब नहीं है। हिंदू ये कहने लगे कि भाई बहुत जरूरी है, मुसलमानों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सही किया मोदी ने, अरे सही किया है, पढ़े नहीं क्या है, बैकग्राउंड ना समझें और सीधे समर्थन कर दें, क्योंकि उनको लगने लगे कि अब अगर नहीं संभाला तो देश में हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और मुसलमान बिना ये पढ़ें कि ये भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, हिंसा कर दें, आगजनी कर दें, नाराजगी व्यक्त करने लगे। और बुद्धिजीवी हिंदू पक्ष का समर्थन करें, बुद्धिजीवी मुसलमानों का समर्थन करने लगे। ये सबसे सेफ स्टैंड होता है ऐसे समय में। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई हिंदू खुल के ये कहे कि नहीं, देश की सरकार ने गलत किया है, ये एक संप्रदाय के साथ धोखा है, छल है, ये अविश्वास का मामला है, या इसका रिवर्स, कोई मुसलमान किसी ऐसे मुद्दे पर जो मुस्लिम समुदाय के मामले में खुल के कहे कि हमारा समुदाय गलत कह रहा है, देश की सरकार ने ठीक किया है, ये इंटीग्रिटी का मामला है, इसकी चुकानी पड़ती है कीमत। महात्मा गांधी को गाली देना बड़ा आसान है, महात्मा गांधी का मां होने में नानी मर जाती है। जिस आदमी को पता हो कि सांप्रदायिक दंगे बुरी तरह चल रहे हैं, वो नोआखाली में निहत्था पहुंच जाए अकेला, मतलब फॉलोअर साथ में है ठीक बात है, लेकिन सेना की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, उसे ये भरोसा है कि मैं जाऊंगा चीजों को ठीक कर लूंगा, मुझ पर लोगों को भरोसा है। मतलब इतनी सांप्रदायिक जुनूनी भीड़ के बीच में निहत्थे खड़े हो जाना, इसके लिए बहुत दम चाहिए। अहिंसा कायरता नहीं होती है, अहिंसा हिंसा से आगे की स्थिति है। हिंसा के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, उतनी शक्ति, और उसके बाद हिंसा नहीं करने का हौसला, जब ये मिलता है तब बनती है अहिंसा। अहिंसा के लिए व्यक्ति को बहुत सहिष्णु होना पड़ता है। महात्मा गांधी की आलोचना करने वाले क्या खा के उनके बराबरी करेंगे? उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है वो सब लोग। महात्मा गांधी इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं और उनका मूल्य है अहिंसा और सर्वधर्म समभाव। इसीलिए ना कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में दरअसल आप इसके बिना काम चला ही नहीं सकते। एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आप किसी समुदाय को खारिज करके कैसे स्थायी शांति पैदा कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। अंततः संवाद ही करना होगा, और संवाद के रास्ते जितने बंद होंगे उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए इन सब लोगों का बहुत महत्व है। और बहुत लोग हैं भारतीय परंपरा में, जैसे आप राजाओं की बात करें तो अशोक का जिक्र कीजिए, अकबर का जिक्र कीजिए, स्वाधीन भारत में नेहरू का जिक्र कीजिए, हालांकि आजकल सेफ नहीं उनका जिक्र करना, लेकिन तब भी कीजिए। इन सब लोगों ने कम से कम कल्चरल हार्मनी का प्रयास किया, सांस्कृतिक समरसता का प्रयास किया, और ये कोशिश की कि धर्म वर्म की वजह से चीजें खराब ना हो। ऐसा प्रयास संस्कृति के स्तर पर कबीरदास ने किया। कबीरदास
ने, तुलसीदास ने, इन सब ने धार्मिक समन्वय, सामाजिक समन्वय की बात की। ये सब लोग कुल मिला के जिस मूल्य के पक्ष में है वो कौन सा है? सहिष्णुता। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भारत में सहिष्णुता का मूल्य कहाँ दिखता है, तो आप बता सकते हैं विस्तार में, धूमधाम से दिखता है। अब जल्दी से एक बात और बताओ, क्या भारतीय संविधान में सहिष्णुता का मूल्य है या नहीं है? तो जल्दी से कुछ आर्टिकल बताइए। 14 और 15 है, यानी समाज के किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं होगा। ये एक अच्छा मूल्य, समानता का मूल्य है। समानता का मूल्य सैद्धांतिक आर्टिकल 14 में, उसका व्यावहारिक पक्ष 15, 16, 17 में दिखता है, तो 18 में भी दिखता है। तो आप मुख्य रूप से 14, 15 की बात कर सकते हैं। धार्मिक जो मूल्य है, जिसको बोलते हैं कि धार्मिक अधिकारों का मूल्य, धार्मिक अधिकार हर धर्म के व्यक्ति को उपलब्ध है, तो वो कौन से आर्टिकल से? 25 से। तो अनुच्छेद 25 से 28 हो गया, जिसमें हर धर्म के व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने धर्म की मान्यताओं को मान सकता है। फिर देखिए, बहुत कम देश हैं जो माइनॉरिटीज को राइट्स देते हैं, जो हमारा देश इस मामले में एक बेहतर देश है। माइनॉरिटीज के लिए प्रिविलेजेस, अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार, ये दुनिया के बहुत कम देशों की स्थिति है और भारत की स्थिति है। अगर ये है तो ये बड़े सम्मान की बात है, चिंता की बात नहीं है, इसका अपना महत्व है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 44, हाँ, समान नागरिक संहिता को ले सकते हैं, 44 की बात कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा कि एक अच्छा प्रस्तावना भी तो है संविधान की, प्रियम्बल को भी लिखिए, जिसमें बहुत अच्छे शब्द बताए गए हैं। और इसके बाद एक केस भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, बोम्मई केस नाम से, SR बोम्मई मामला, 1993-94 का मामला है। इस मामले की महानता यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसलिए सेकुलरिज्म को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मूल ढांचा है, संविधान में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको। और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य अगर कोई सरकार करती है जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, वो भारतीय संविधान से सुसंगत नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। देखो, सुप्रीम कोर्ट भी समय के साथ राय बदलता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में तो कोई बड़ी बेंच बैठ जाए, बड़ी बात नहीं कि कह दे कि मामला गलत था, दरअसल भारत हिंदू राष्ट्र है। समय समय का फेर है। 1993-4 का ये मामला है, लगभग उसी समय का मामला वो है जिसमें JS वर्मा +2 ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 पर फैसला दिया था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इलेक्शन के बाद राज्य को हिंदू राज्य बना दूंगा, तो ये धार्मिक कथन नहीं है, और हिंदू शब्द केवल एक जीवन विधि है, वो मजहब नहीं है। लगभग एक ही समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दिया है, वो फैसला भी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा थोड़ा कि हमेशा सही बात बोलता है। सुप्रीम कोर्टस्य गलती गलती न भवति, सुप्रीम कोर्ट की गलती गलती नहीं होती, ज्ञान होता है। तो सुप्रीम कोर्टस्य गलती गलती न भवति, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। चलो, जहां तक पश्चिम की बात है, पश्चिम में ये वैल्यू थोड़ी सी कम रही है भारत की तुलना में। पश्चिम को जो भारत से सीखना चाहिए वो ये सब है, बहुत सारी चीजें जो भारत पश्चिम को सिखा सकता है, जिनमें से एक है योगा। बेचारा योग था, वहां जाके योगा हो गया। अंग्रेजी में कुछ भी चीजों अंत में अ बढ़ जाता है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजराता, रामा, कृष्णा, हनुमाना, ऐसे करके बढ़ जाता। हनुमाना सुना है कभी? लॉर्ड हनुमाना नहीं सुना है? और गुजराता सुना है? गुजराता, there was a man in Gujarata, then he came to Delhi, then his photo was printed on the currency notes। ये भविष्य का इतिहास बता रहा हूँ आपको। 2100 में ऐसा इतिहास पढ़ा जाएगा कि गुजरात में 2 महान लोग पैदा हुए कुछ गैप के साथ। एक पोरबंदर में पैदा हुआ, दूसरा कहाँ मुझे पता नहीं जहां भी हुआ, लेकिन गुजरात में हुआ। गुजरात में कहाँ, कोई नगर बता रहे हैं, ठीक है, वडनगर। अच्छा, चलिए, मैंने गुजरात में से खूब देखा पिछले 2-3 साल में, 2-3 यात्राएं की। बड़ा अच्छा राज्य है, ये तो मानना पड़ेगा, शानदार राज्य है। आप में से कोई है गुजरात से? अब गुजरात से कहाँ से? कच्छ से हैं, बहुत बढ़िया जगह है कच्छ। तो वहाँ जब सफेद, मतलब जो रन ऑफ कच्छ है, इतना सुंदर दृश्य है, उसकी बात ही अलग है। चलिए, अब देखिए पश्चिम में। देखिए, पश्चिम में बुनियादी मूल्य सहिष्णुता का नहीं रहा है, तो पहली बात यह मूल्य कम दिखता है। पश्चिम को उस मूल्य के बिंदु पर आने पर टाइम ज्यादा लगा हमारी तुलना में, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में दिखता है। जैसे अगर आप ग्रीक फिलोसफी की बात करें, ग्रीक फिलोसफी का मोटा मोटा मतलब है जिस समय सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये वाला जो इलाका है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 4ठी शताब्दी ईसा पश्चात तक का जो समय है, इसको बोलते हैं ग्रीक फिलोसफी का समय। ग्रीक फिलोसफी के समय में कुछ ऐसे दार्शनिक हुए, जैसे एक दर्शन का नाम है स्टोइक फिलोसफी। स्टोइक, इनका नाम मेरे ख्याल से आया पहले भी कभी, है ना? स्टोइक्स हैं, STOIC, स्टोइक फिलोसफी। और स्टोइक फिलोसफी कई लोग हुए, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था जेनो। स्टोइक लोग मानते थे कि जिसको बोलते हैं विश्व नगरवाद, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, इसका मतलब दुनिया भर के लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भारत के लोग कह रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, तब ग्रीक फिलोसफी में स्टोइक्स भी कह रहे थे विश्व नगरवाद। तो दोनों संस्कृतियों में अच्छे विचार एक ही समय में थे, तो हम कह सकते हैं कि ये लोग भी सहिष्णु थे। उस जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे। ईसा मसीह को आप सहिष्णुता का एक संकेत मान सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जो पैगाम था वो मोहब्बत का पैगाम था। ईसा मसीह के चेलों को ये बात समझ में नहीं आई, चेले तो मारने पीटने लगे, लेकिन खुद ईसा मसीह कम से कम ऐसा कहते थे। ईसा मसीह के एक वाक्य को महात्मा गांधी ने फोटोकॉपी करवा लिया और उसके बाद खूब इस्तेमाल किया, लेकिन ईमानदारी से ये कह के कि ईसा मसीह का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। गांधी जी ईमानदार आदमी थे। गांधी जी ने कहा कि अस्तेय में निहित है कि बौद्धिक चोरी भी नहीं करनी है। बौद्धिक चोरी का मतलब किसी के विचार को
अपना विचार बता के पेश करना बौद्धिक चोरी है। और अस्तेय में उन्होंने व्याख्या की कि बौद्धिक चोरी भी चोरी है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी और के विचार को अपना बताएगा? ईसा मसीह का वाक्य पता क्या है? यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये महात्मा गांधी ने खूब कोट किया। इसमें सहिष्णुता है या नहीं है? सोचिए, कोई तमाचा मार रहा है, उसके बाद भी दूसरा गाल आगे कर रहे हैं। लेकिन दोनों महानुभाव ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि दूसरे पे मार दे तब क्या करना है। तो इसका अगला उत्तर है कि तब तक पहले का दर्द कम हो गया होगा, फिर पहले आगे कर दो, और ऐसे अनावस्था दोष की ओर बढ़ो। इनफाइनाइट रिग्रेस, एक दो तबला बना के दोनों तरफ कार्यक्रम चलता रहे। ठीक, एक बार हरियाणा के आदमी ने सीख लिया सिद्धांत ये वाला। कहीं गया, किसी ने झापड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया, उसे दूसरे मार दिया, बस इतना ही बताया था महात्मा गांधी ने। अब कार्यक्रम शुरू, और उसके बाद जब उसकी धुनाई की, इतना सूता उसको मार के गड्ढे में गाड़ दिया, तो बोला महात्मा गांधी इसके आगे बोलना भूल गए थे। अच्छा, ये ऐसी सिचुएशन फिल्म में भी थी ना, मुन्ना भाई वाली फिल्म में। हाँ चलो, ईसा मसीह हो गए। उसके बाद सहिष्णुता का विचार थोड़ा बहुत अगर देखना हो, जैसे ग्रीक में ही मैं एक नाम और बोलता हूँ, सुकरात। मैं ग्रीक फिलोसफी के सुकरात की बात कर रहा हूँ, जो प्राचीन काल में यूरोप में पैदा हुए थे। मैं 21वीं सदी के नेहरू विहार के सुकरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सुकरात की बात कर रहा हूँ जो उस जमाने में हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, पश्चिम में जो बीच का समय है उसमें सहिष्णुता नहीं के बराबर है। जब डार्क एज था, डार्क एज में सहिष्णुता नहीं थी, इतना मारा गया लोगों को जो ईसाइयत के खिलाफ थे, तो उसमें टॉलरेंस की वैल्यू विकसित नहीं हो पाई। फिर 15-16 सेंचुरी में क्रूसेड्स इतने सारे हुए। देखिए, बहुत रोचक है, 14th सेंचुरी में इस्लाम बढ़ते बढ़ते स्पेन तक पहुंच चुका है, और स्पेन में क्रिश्चियनिटी है। इन दोनों में झगड़ा है। अब ये दोनों आमने सामने, दोनों जो धर्म है ना, ये सामी धर्म, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। तीनों सामी धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए ये स्कोप नहीं होता कि ये दोनों धर्म, ये तीनों धर्म एक साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रह लें, ये तनाव रहता है। अब जब स्पेन में आमना सामना होने लगा, तो दोनों धर्म साबित करने लगे कि हम बेहतर हैं। अब साबित कैसे करें? तो बहुत रोचक बात है कि विज्ञान का विकास इस संघर्ष में हुआ। ईसाई चर्च ने उन वैज्ञानिकों को जो नए प्रयोग कर रहे थे, उनसे निवेदन किया कि तुम प्रयोग करके साबित करो कि बाइबल में सही लिखा हुआ है। यहां से विज्ञान के विकास की परंपरा शुरू हुई, और उन्हीं वैज्ञानिकों में एक था गैलीलियो। गैलीलियो ये साबित करने के लिए वैज्ञानिक बना था कि बाइबल में सब सच लिखा है, और जब प्रयोग किए, रिजल्ट्स निकले, तो साबित कुछ और ही हो गया। अब उसकी दुविधा दुनिया की सबसे बड़ी दुविधाओं में है। जिस प्रोजेक्ट में था, उसका उद्देश्य यह साबित करना था कि बाइबल ठीक है, और उसी प्रोजेक्ट का निष्कर्ष निकला कि बाइबल में झूठ लिखा हुआ है। तो अंत में गैलीलियो ने तय किया कि वो सच बोलेगा, और उसने सच बोल दिया कि बाइबल में सच नहीं है, झूठ है। इंटीग्रिटी। फिर पिटा कस के, क्योंकि इंटीग्रिटी वाला पिटता भी कस के है, खूब पिटा कस के, इतना पिटा, उस बेचारे की मौत हो गई। और उसकी मौत के 500 साल बाद 20वीं सदी के अंतिम दशक में वेटिकन सिटी ने एक बयान जारी किया, गैलीलियो को माफ किया जाता है। इन दुष्टों को अभी समझ नहीं आ रहा कौन किसको माफ करेगा। और जब गैलीलियो बहुत पीड़ित हुआ, तो अंत में उससे माफी मंगवाई गई। उससे माफी मांगी, पर ऐसी माफी मांगी, मैं तो दीवाना हूं उसकी माफी का। क्या माफी मांगी? यद्यपि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रयोग सत्य हैं, मैंने पूरी सावधानी बरती है कि निष्कर्ष सही निकले, और मुझे लगता है कि निष्कर्ष सही है, फिर भी यदि इससे किसी को ठेस पहुंचती है, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरा निष्कर्ष गलत है, हालांकि मुझे लगता है कि वो सही है। ऐसी माफी मांगी उसने। टॉर्चर खूब हुआ, बेचारा मर गया। उस पियाले में जहर था ही नहीं, वरना गैलीलियो मर गया होता। आज तक याद कर रहे हैं। और किसने उसको मारा था, किसी को याद है? कोई नहीं पूछता किसने मारा था, वो मर के भी अमर हो गया। यही तो बात है, इंटीग्रिटी ही तो चीज है। तो मध्यकाल में नहीं मिलती सहिष्णुता, और उसके बाद 14th सेंचुरी के बाद जब ईसाइयत के अंदर दो संप्रदाय हो गए, आपको पता है कि रिफॉर्मेशन के दौर में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय पैदा हुआ, जो जर्मनी में मार्टिन लूथर के माध्यम से विकसित हुआ। एक इरेस्मस नाम का आदमी था। फिर जॉन कैल्विन ने कैल्विनिज्म का विकास किया, मेथोडिस्ट चर्च पैदा हुई। ये सारी चर्च मिलकर बन गई प्रोटेस्टेंट चर्च। और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में इतना संघर्ष हुआ कि फ्रांस में तो हालत ये थी 16th सेंचुरी में, एक दिन में 20-20 हजार हत्याएं हो रही थी। एक दिन में इतनी हत्याएं हुई वहां पर। तो सहिष्णुता कहां से पैदा होगी? इसलिए उस दौर में इरेस्मस नाम के व्यक्ति ने पहली बार घोषणा की कि टॉलरेंस अपने आप में एक वैल्यू है जिसका विकास किया जाना चाहिए। इरेस्मस कौन है? धर्म सुधार के दौर में, धर्म युद्धों के दौर में प्रोटेस्टेंट धर्म परंपरा का एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसने रेनेसां में ह्यूमनिज्म में खूब महत्व दिया। तो इरेस्मस एक अर्थ में पहला बड़ा व्यक्ति है जो टॉलरेंस की बात पश्चिम में करता है। इरेस्मस के बाद आगे चलकर एक व्यक्ति टॉमस मूर, जिसने किताब लिखी है यूटोपिया। बहुत सुंदर किताब है यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? एक कल्पना का राज्य, कल्पना का समाज जैसा होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का राम राज्य, तुलसीदास का राम राज्य, वो होता है यूटोपिया। और टॉमस मूर ने लिखा यूटोपिया में एक राज्य ऐसा होगा जहां सभी धर्मों के लोग बिना झगड़ों के मिलजुल के रहेंगे। उसके यूटोपिया के लक्षणों में से एक लक्षण ये भी था। कितनी बड़ी बात है। भारत देख लेता है एक बार आके, समझ आता यूटोपिया कैसा होता है, लेकिन वहां वो कल्पना की बात थी। उसके बाद तो लाइन से बहुत लोग आने लग गए, जिसमें आप एक व्यक्ति JS मिल को शामिल कर सकते हैं।
बहुत लोग आ गए उसके बाद। और फिर जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का विचार डेवलप किया, अगर आपने नाम सुना हो, एक व्यक्ति था होलियोक, जॉर्ज जैकब होलियोक एक व्यक्ति का नाम है, जो पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता के विचार का जनक माना जाता है, जॉर्ज जैकब होलियोक। ये सारे व्यक्ति मिलकर धीरे धीरे टॉलरेंस के पक्ष में खड़े हुए, और इस सब का असर यह हुआ कि 1970s में 1973 के आसपास ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से एक विचार शुरू हुआ जो अब थोड़ा कम पड़ने लगा है। उसका नाम है मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद 1973 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, कनाडा की सरकार ने उसके आसपास एक्सेप्ट किया। और मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये होता है कि हम अपने देश की सभी संस्कृतियों को समान सम्मान के भाव से देखते हैं। तीसरा फ्रांस ने एक्सेप्ट किया उस समय। अब देखिए आजकल जो एंटी मुस्लिम फीलिंग्स इन सब देशों में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो मल्टीकल्चरलिज्म का ही पोस्ट इफेक्ट है। जैसे फ्रांस में ये माना गया कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेंगे। सभी धर्मों का सम्मान करने का मतलब ये भी है कि सबका अपना कोड है, उसको फॉलो करेंगे। इस वजह से वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सॉफ्ट हो गई। केवल पेरिस शहर में 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम फैमिलीज बस गई वहां पर। अब क्या हुआ कि पेरिस एक बहुत ही खुला देश है, जो बोलते हैं ना एन इवनिंग इन पेरिस, तो पेरिस कल्चर एकदम अलग है पेरिस की। पेरिस की शाम का मतलब ये होता है कि वहां लगभग हर व्यक्ति शाम के समय काम धाम नहीं करना चाहता। 4 दिन का सप्ताह चाहते हैं, और 5 दिन भी काम नहीं करना चाहते। शाम के बाद तो मर जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। और शाम होते ही सब नदी किनारे जुड़ जाते हैं। इन सब यूरोपियन शहरों में क्या होता है, बीच में नदी बहती है, नदी के दोनों तट पर बड़ा सुंदर सा इन्होंने तट बना रखे हैं, सीमेंटेड और अच्छे तरीके से। मतलब लाखों की संख्या में लोग नदी के तट पर रात को बैठते हैं, 5-5, 6-6 घंटे बैठते हैं। कोई गिटार बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, या कुछ दोस्त ऐसे बैठे हैं, उधर एक तोता तोती बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा शहर एक्टिव रहता है उस माहौल में। अच्छा, वहां पर ऐसा नहीं होता कि 2 लोग बैठ के बात करें, बाकी घूर के देख रहे हैं क्या हो रहा है, पर ऐसे तो ऐसे नहीं करते हैं ना, क्योंकि वहां प्रेम भुखमरी के शिकार लोग वहां पर नहीं रहते। क्योंकि प्रेम भुखमरी के शिकार नहीं है, इसलिए दूसरों की दाल गलती देख के उनका सीना नहीं चलता है, वो खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी दाल भी गल रही होती है कहीं ना कहीं, तो मस्त रहते हैं, पसंद रहते हैं। अब बजरंग दल वहां पर नहीं है। मतलब आप सोचिए कि हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, सहज रूप से बैठे हैं, लड़का लड़की बैठे, दोस्तों वगैरह बैठे, प्रेमी प्रेमिका बैठे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। एनोनिमिटी का ऐसा सुख, मतलब लोग जानते भी है तो कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, एकदम शांत रहेंगे। ऐसी इवनिंग होती है पेरिस की, ऐसा देश है। और वहां कल्पना करें कि उस माहौल में आप घूम रहे हैं, वहां पर सब जोड़े बैठे हैं, वहां की जो ड्रेसिंग है वो भी यहाँ से काफी अलग है, बहुत उन्मुक्त किस्म की ड्रेसिंग है। और उसमें आपने देखा कि 3 महिलाएं बुरके में, साथ में एक आदमी बैठा हुआ है। अब ये कल्चरल मिसमैच हो जाता है अचानक। पेरिस को बहुत एडजस्ट करना पड़ा इस कल्चर को एक्सेप्ट करने में, और नहीं कर पाया फाइनली। पेरिस ने कहा हम तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के समर्थक हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो शार्ली एब्दो, वो मैगजीन बात बात पर पैगंबर के कार्टून छापती थी। अब फ्रांस की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता में ये निहित है कि हम पैगंबर के कार्टून बना सकते हैं। आप हमारे जीसस का बना रहे हो यार, क्या दिक्कत है, बनाओ, हम माइंड नहीं करेंगे। किसी का बनाओ, क्या दिक्कत है। वो जो बाकी समुदाय आया है, वो जिस कल्चर बैकग्राउंड से आया है, वो इसके लिए तैयार नहीं है अभी। वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, और इससे तनाव होने लगे। उस तनाव में कुछ हिंसक वारदातें हुई। उन हिंसक वारदातों ने पेरिस को, कनाडा को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मल्टीकल्चरलिज्म सही पॉलिसी है या गलत पॉलिसी है। और इसलिए दुनिया भर में इस समय कंजर्वेटिव पार्टीज की या राइट विंग की एक जो बयार चल रही है, अभी इंग्लैंड में देखा हमने फिर से, ये जो लहर है ना, इस लहर के पीछे कहीं ना कहीं यूरोप का ये भय काम कर रहा है कि जब उन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन को खूब एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो हमारी कल्चर में ढले नहीं, बल्कि यहाँ पर एक सेपरेटिस्ट माहौल बनने लगा। और ये जो वहाँ के मासेस में भय बैठ गया है, सच है नहीं, पता नहीं कितना सच है, ऐसा भय बैठाया गया है, बैठ गया है, जो काम करता है इस समय। इसलिए इस समय दुनिया भर में मल्टीकल्चरलिज्म पर बहस होनी शुरू हो गई है कि ये सही पॉलिसी है या गलत पॉलिसी है। लेकिन 1973 के आसपास ये पॉलिसी बहुत जोर शोर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन 3 देशों ने अपनाई थी। अभी भी आपको दिल्ली का बता रहा हूँ, शांति पथ पर जाइए, शांति पथ दिल्ली का सबसे हसीन इलाका है। वहां केवल हसीन बिल्डिंग्स हैं, हसीन पेड़ पौधे हैं, ठीक है। उस सड़क के दोनों तरफ विभिन्न देशों की एम्बेसीज हैं, राजदूतावास है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा दूतावास है जो शांति पथ और उससे साथ वाली सड़क पर है। मैं करीब 1-2 साल पहले वहां से गुजरा तो एक बहुत बड़ी दीवार पर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पे लिखा था, वी बिलीव इन मल्टीकल्चरलिज्म। इस क्लासरूम की जो दीवार है ना, इस दीवार को 4 से गुणा कर दीजिए, इतनी लंबी दीवार थी। और उतनी लंबी दीवार पर बहुत बड़े लेटर्स में इतना ही लिखा था, वी बिलीव इन मल्टीकल्चरलिज्म। ये घोषणा थी उन लोगों की। अब पता नहीं दीवार पर लिखा कि मिटा दिया है, लेकिन पहले तो ये घोषणा थी। इसलिए यूरोप में सहिष्णुता का मूल्य हमसे ज्यादा है या हमसे कम है? हमसे कम है। उन्होंने समय के साथ सीखा है, लेकिन अभी भी उनको ठीक ठाक तनाव रहता है। हाँ, आज अमेरिका इस मामले में थोड़ा ठीक है, जैसे व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में सहिष्णुता इस समय काफी ठीक स्तर पर विकसित हो गई है। चलिए, सहिष्णुता को लेकर एक अंतिम बात है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। 2-4 फायदे, 2-4 नुकसान देख लीजिए। सहिष्णुता के फायदे क्या क्या है, लाभ क्या क्या है। एक तो हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में, और दूसरा प्रशासनिक जीवन, अगर आप प्रशासक हो गए, और थोड़ा सा चाहें तो सामाजिक जीवन में भी कर लीजिए। समाज को क्या फायदा है। पहले ये बताओ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप ठीक ठाक सहिष्णु हैं। ठीक से याद करा कर लो,
क्या बात है, इसलिए इतनी शांति कायम है इस क्लासरूम में। और कितने लोग मानते हैं कि उनमें सहिष्णुता कम, बेलत्व ज्यादा है। ठीक से हाथ खड़ा करो। बेलत्व शब्द से दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, जिनमें टॉलरेंस कम है वो लोग हाथ खड़ा करें, कम सहन कर पाते हैं। ठीक से हाथ खड़ा करो, शर्मा करो। हाँ ठीक है, 10 के करीब है। तो बाकी है ना, सब भगवान का है, दे तो भला, दे तो भला, है ना, इस तरह से है। गलत नहीं है, क्या गलत नहीं है? आप किसी गलत नहीं सहते हैं। हर असहिष्णु की व्याख्या यही होती है कि मैं किसी का गलत सहन नहीं कर पाता हूं। ये इनटॉलरेंस को ढकने का सबसे प्रसिद्ध बहाना है कि मैं किसी का गलत सहन नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा गलत बाकी लोग सहन कर लें। पूरा वाक्य ये है। जैसे होता है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, हाँ, इसका पूरा वाक्य ये है। और हर असफल व्यक्ति के पीछे एक से ज्यादा महिलाओं का हाथ होता है। तो जब आप पूरा वाक्य ध्यान रखेंगे ना तो बात का मर्म समझ में आएगा। और इसका एक और भी है, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपने सही भाव समझा नहीं इस कथन का सही भाव समझिए, तब मर्म समझ में आएगा। जैसे तुलसीदास और कालिदास अपनी पत्नी से पिटे बहुत ज्यादा, कि महाकवि हो गए। हाँ, तो जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा तो मुझे लग ही रहा है, लेकिन बाकी सबको भी मैं प्रेरणा दूंगा कि पत्नी का तो पिटना जरूर बहुत कसके, तो उससे आपका विकास, चारित्रिक विकास होगा ठीक से। लेकिन टीचर का धर्म है बच्चों को खुश रखना और पढ़ाते रहना। और मैं जब आपको ऐसे हंसाऊं तो एक घोड़ी वाली कहानी याद रखना बस, जो मैं कभी सुनाऊंगा आप लोगों को, है ना। नहीं, जितना जिद कर रहे हो सुनने के बाद दुखी हो जाओगे आप लोग। अच्छा एक काम करो, क्लास में बहुत लोग जानते हैं, तांगे वाली कहानी पूछे ना उनसे, वो समझा देंगे आपको। नहीं मानोगे? अच्छा, एक तांगा रेलवे स्टेशन जा रहा था, लोगों की ट्रेन छूट रही थी, और तांगे वाला हर 20 कदम के बाद उतर के डांस करता था घोड़ी के सामने जाके, फिर आके बैठता था, फिर 20 कदम चलाता था, फिर उतर के डांस करता था, फिर घोड़ी चलाता था। तो तांगे पे बैठे सवारी लोग बोले कि अरे बेवकूफ, क्या कर रहा है, ट्रेन छूट रही है हमारी, स्टेशन पहुंचा जल्दी से। तो तांगे वाला था दार्शनिक टाइप का, उसने एक वाक्य बोला कि हुजूर, उसने कहा हुजूर क्या करूं, शादी वाली घोड़ी है, तांगे में लग गई है। तो जब तक हर 10 कदम के बाद डांस ना हो, सामने आगे बढ़ती रही। इसको लगता है कुछ मातम तो नहीं हो गया, डांस तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़ना चाहिए। अब बताओ कि मैंने क्यों सुनाया आपको, है ना। अब आपको ये बताना है कि इस रूपक अलंकार में मैं तो तांगे वाला हूं, और मैं जो बीच बीच में अपना ही मजाक उड़ाता रहता हूं वो मेरा नृत्य है। अब बताओ कि आप कौन हो? सोचना, घर जाके सोचना। और हाँ, आप सवारी हो, अच्छा चलो ठीक है। अब मैं जब भी मजाक करूं आप समझ जाना क्यों कर रहा हूं। हाँ वही हो, आप तुरंत समझ जाना कि शादी वाली घोड़ी तांगे में जुट गई है। तांगा है पढ़ाई, और शादी वाली घोड़ी का मतलब मौज मस्ती वाली घोड़ी। घोड़ी कौन? तो अगर शादी वाली घोड़ी तांगे में जुटी हुई है, जब तक हर 10 कदम पे उसको खुश ना करो वो आगे बढ़ती नहीं है, अड़ जाती है कि आगे नहीं बढ़ूंगी। इसलिए क्या क्या करना पड़ता है बेचारे तांगे वाले को। इस तरह सोचना, एम्पैथी का विकास होगा तांगे वाले के प्रति। अब आगे देखो, तो व्यक्तिगत जीवन में सहिष्णुता क्या क्या फायदे हैं? तो असली फायदा यह है कि टेंशन कम रहती है, झगड़े कम होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है झगड़े कम होते हैं, और झगड़े कम होना जीवन में अपने आप में एक सुकून रहता है। ठीक ठाक, झगड़े कम, शांति ज्यादा। तो हर व्यक्ति चाहता है एक उम्र के बाद तो विशेष रूप से कि शांति ज्यादा रहे। आपकी उम्र में तूफान ज्यादा चाहिए होता है, उसके बाद तो अंत में शांति चाहिए ना, कि पीसफुल तरीके से वो जिए, क्या हर बात में तमाशा रहे जीवन में, है ना। ये दूसरा, आपका संबंध जीवन में जिस भी व्यक्ति के साथ है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, जो भी है, देखो संबंध की शुरुआत में तो आकर्षण होता है ना, प्रेम का हो या कोई संबंध हो, दोस्ती का संबंध हो, शुरू में आकर्षण भी रहता है कि अरे इतना स्मार्ट लड़का है, अरे बहुत पढ़ता है, अरे ये अरे वो, दोस्ती हो जाती है। प्यार मोहब्बत है, किसी को देखा तो एकदम अरे बाप रे बाप, ये तो हो लुटे पिटे से घूम रहे हैं, नीचे गिर के धम से नीचे कि अरे मर गया, अरे मैं तो जान दे दूंगा। ये सब 4 दिन का ड्रामा होता है। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, अधिकतम 1 साल। उसके बाद किसी का सौंदर्य धेले भर का महत्व नहीं रखता है। उसके बाद साथ रहना जो होता है ना, बर्तन टकराते हैं जोर जोर से, धम 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 प्यारे बजते हैं। उस समय एक ही बात चाहिए होती है कि भाई तू कितना स्मार्ट है, तू कितना सुंदर है, भड़ में जा, ठीक से बिहेव करना सीख क्या पहले। जब 2 लोग साथ में रहेंगे तो अंततः जो चीज काम आती है वो ये है कि दूसरा व्यक्ति कितना समझदार है, कितना केयरिंग है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, आपकी गलतियों को कितना एक्सेप्ट कर सकता है, आपकी गलतियों में आपके पक्ष में किस हद तक खड़ा हो सकता है, आपके पक्ष में आपके लिए किस हद तक लड़ सकता है, तब ये जरूरी है। और आपसे लड़ने वाला नहीं, आपके लिए लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली शर्त है सहिष्णुता, सहन करना, और उससे अच्छी स्थिति सम्मान करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो किसी भी संबंध में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या है? सहिष्णुता का सकारात्मक मतलब ही तो है, उससे ज्यादा इसका क्या मतलब होता है? ये 2 बातें हो गई। ठीक, सहिष्णुता किसी के भीतर हो। तीसरी बात है कि उसके अंदर जो चरित्र का विकास है उसमें धैर्य के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द होता है? पेशेंस का विकास होता है। और पेशेंस अगर आपके अंदर है तो मान के चलिए कि जीवन अंततः अच्छा ही रहेगा। जिनमें पेशेंस की कमी है वो चाहते हैं कि 2 दिन में सब कुछ हो जाए जीवन में, जो कि होता नहीं है।
लंबे समय तक स्ट्रगल करनी पड़ती है। परसेवरेंस, परसिस्टेंस, पेशेंस, ये तीनों बहनें अगर आपके जीवन में हैं, ये तीनों भाई कह लीजिए भाई, अगर आपके जीवन में हैं, तो आपका जो चरित्र बनेगा उसका बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग होगा और लॉन्ग टर्म में होगा ही होगा। एक बात और है, चौथा बताओ। मान लो आपके पापा बेहद असहिष्णु व्यक्ति हैं, इमेजिन कीजिए। कितने लोगों के पापा हैं ऐसे असहिष्णु एकदम, बाकी लोग उनका सम्मान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, एकदम असहिष्णु हैं, उनके सामने अगर आपने कुछ बोल दी नई बात तो तुरंत पड़ जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किस किसके थे? हाँ, ठीक से पीटते हैं आपको इस उम्र में भी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, या पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, या वैवाहिक संबंधी कल को है, असहिष्णु व्यक्ति है। असहिष्णु व्यक्ति को सही सलाह सही समय पर दे पाएगा या दे नहीं पाएगा? और इसका मतलब ये हुआ कि जो असहिष्णु व्यक्ति है उससे तो बाकी तरफ से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो सही विचार पहुंचेंगे आप तक, सही सलाहें आप तक पहुंचेंगी केवल तभी जब सबको भरोसा हो कि आप सहिष्णु हैं और ऐसी बात सुनने को तैयार रहते हैं जो बात सुनकर थोड़ी सी खराब लग सकती है। और यदि आप अपनी कमियों को सुनने को तैयार ही नहीं है, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सुनते ही आप बबूला हो जाते हैं, तो आप तक सही बात पहुंचेगी नहीं, एक फीडबैक का सिस्टम तैयार ही नहीं हो पाएगा। और इस वजह से कई ऐसे खतरे जो आपको समय रहते पता लग सकते थे, पता नहीं चलेंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए इतना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए व्यक्ति को कि लोग उसको कम से कम सलाह दे सके और वो उसका फायदा उठा सके, ठीक है। अब आइए सामाजिक जीवन पर। सामाजिक जीवन में भी ये वाले फायदे तो कॉमन है ही हैं। एक फायदा बताया था जे.एस. मिल नाम के आदमी ने, और वही फायदा एक और आदमी ने बताया था। मैं कथन बोलता हूं, आप बताएं किसका कथन, मुझे हल्का सा संदेह हो रहा है अपनी मेमोरी पर, ठीक है। कथन बताऊं? वैसे मेरी राय है कि उस व्यक्ति का नाम वी से शुरू होता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। वी से तो मेरा भी होता है, पर मैं नहीं हूं, किसी और का होता है, ठीक है। कथन ये है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, किंतु मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए किसी से भी लड़ सकता हूं। क्योंकि मैंने वी बोला इसलिए वोल्टेयर, और यदि मैं ए बोलता तो हजारे हो जाते। हाँ, वोल्टेयर ही है ना, हाँ वोल्टेयर। फ्रांसिस बेकन का नहीं है, वोल्टेयर का ही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था, अच्छी बात है, लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट कथन में ध्यान नहीं, सेंस ये है कि मैं तुम्हें पसंद करूं ना करूं कुछ हो सकता है, किंतु मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए किसी से भी लड़ सकता हूं। और जे.एस. मिल तो ऐसा महान आदमी है, हम पढ़ेंगे जे.एस. मिल को। जे.एस. मिल ने कहा, यदि समाज में 99 व्यक्तियों की राय एक जैसी है और केवल एक व्यक्ति की राय भिन्न है, तो भी उसकी राय को जरूर सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों सुनो? उसके दो फायदे हैं। एक है उपयोगितावादी तर्क और एक है नैतिक तर्क। उपयोगितावादी तर्क ये है, आप ये बताएं किसी भी समाज में मौलिक विचार सबसे पहले झुंड के पास आता है कि एक व्यक्ति के पास आता है? एक के पास आता है। देखिए, यूरोप का विकास हुआ 14वीं सेंचुरी के बाद। इसे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, उनका विकास नहीं हो पाया। वहां की इकोनॉमी जो चल भी रही है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा चल रही है, तेल वेल पे चल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, 14वीं सेंचुरी में संभावना ये थी कि इस्लामिक दुनिया और यूरोपीय दुनिया लगभग बराबर एक ही बिंदु पे खड़ी हुई थी, और वी.एस. नायपॉल ने बड़ी तुलना इन दोनों की है। वी.एस. नायपॉल ने कहा कि यह केवल एक संयोग है कि कुस्तुनतुनिया वाली घटना यूरोप में घटी, और यूरोप में घटने के बाद यूरोप में रेनेसां का माहौल बन गया। वहां से रेनेसां शुरू हो गया, डिफॉर्मेशन हुआ, मॉडर्निज्म आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया। और वी.एस. नायपॉल ने बड़ी रोचक बात कही कि अगर कुस्तुनतुनिया वाली घटना बगदाद में घट गई होती तो आज अरब कंट्रीज वहां होती जहां यूरोप है, और यूरोप वो हरकतें कर रहा होता जो आज अरब कंट्रीज कर रही हैं। ये केवल एक ऐतिहासिक संयोग, मतलब एक बड़ा कारण ऐतिहासिक संयोग है, और ऐसे एकाध संयोग से पूरे देश का, पूरे इतिहास का रूप बदल जाता है। तो जे.एस. मिल ने कहा कि अगर आप रिजिड समाज हैं, जैसे अरब कंट्रीज के बारे में रिजिड समाज है, समाज के रिजिड होने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में मौलिक बात आएगी तो बोल नहीं पाएगा डर के मारे। उसको पता है कि बोलूंगा मैं हत्या हो जाएगी, दंड मिल जाएगा, मुझे फांसी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। और यदि समाज मौलिक विचार देने वालों को प्रमोट करे कि दंड नहीं देंगे, तुम बोलो बोलो, अच्छी बात है, इसी उम्मीद में कि 100 में से एक एकदम नई बात आएगी कहीं से, और उस एक एकदम नई बात से पूरे समाज का कायाकल्प हो सकता है। इसलिए सहिष्णुता जरूरी है। समाज को उस एक व्यक्ति को भी सुनना चाहिए जिसकी बात 99 से अलग है, क्योंकि हो सकता है कि वही व्यक्ति एक ऐसी मौलिक बात कह दे जो मौलिक बात पूरे समाज या पूरी अर्थव्यवस्था के विकास का रास्ता खोल दे। अब सुनेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे आगे? और दूसरा, उसने कहा एक नैतिक तर्क है कि एक अच्छे समाज की पहचान यह है कि वो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की सुविधा कहां तक दे पाता है। अपनी बात कहने की सुविधा देना भी तो बड़ी बात है। इस नैतिक तर्क की वजह से कहते हैं कि सहिष्णुता जिस समाज में है उस समाज की नैतिक प्रगति ज्यादा होती है। नैतिक प्रगति, नैतिक रूप से ऊंचा समाज वही होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एलजीबीटी के जजमेंट में कि सिविल सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी होने का एक ही मतलब है कि उसमें उन व्यक्तियों को कितना स्पेस मिलता है जो अन्य व्यक्तियों से अलग हैं, जो भिन्न हैं, उन्हें कितना स्पेस मिलता है। इससे पता लगता है कि समाज कितना सिविलाइज्ड है, कितना सभ्य है। तो सभ्य समाज होने की शर्त क्या है? सहिष्णु समाज होना। तो सभ्य समाज वही बनेगा जो सहिष्णु समाज होगा। और ये बात कभी आपको निबंध में या एथिक्स में लिखनी हो तो एक व्यक्ति का कथन बड़ा अच्छा कथन है, उस व्यक्ति का नाम मैं भूल रहा हूं, अभी मैं आपको कथन बोलता हूं, शायद आप ही बता देना।
उसने कहा, अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों में मिलती है, किंतु चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को मिला है, और आश्चर्य नहीं कि दुनिया में कुछ ही समाज विकसित हो पाए हैं। ये वाक्य लिख लीजिए। अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों में मिलती है, किंतु चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को मिला है। चर्चा समझे ना, बातचीत। उसी चर्चा से क्या होता है कि फिर नए विचार आते हैं, विकास होता है। अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों को मिली है, किंतु चर्चा की संस्कृति कुछ ही समाजों को मिली है, और आश्चर्य नहीं कि दुनिया में कुछ ही समाज विकसित हो पाए हैं। बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल फिलोसफर, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूं। अगर आपको याद है तो आप बताइए, मैं पहचान जाऊंगा तुरंत आपको बोलते ही। है ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, पता है तो बोलना है। वैसे मैं जानता हूं, नाम बहुत जानते हैं आप। एक बार और रिपीट कर दें। अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों को मिली है, किंतु चर्चा की संस्कृति कुछ ही समाजों को नसीब हुई है, और आश्चर्य नहीं कि दुनिया में कुछ ही समाज प्रगति कर सके हैं। भाव समझ के, जहां चर्चा होगी, खुली संस्कृति होगी, वहां विकास होगा, प्रगति होगी। नाम मैं आपको लिखवा दूंगा, अगर आपको बाइचांस मिल जाए तो मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इसका फायदा क्या होता है प्रशासनिक जीवन में? वो सब फायदे तो हैं ही, व्यक्तिगत वाले फायदे तो हैं ही। पहली बात यह है कि हम एक डाइवर्स कंट्री में हैं। डाइवर्सिटी जो हमारी जनता है उसमें बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी से भरी हुई जनता का प्रशासन कौन व्यक्ति कर पाएगा? जो हर समुदाय की संस्कृति के प्रति लचीला होगा, सहिष्णु होगा। तो सभी समुदायों के प्रति लचीलापन, हमारे देश की सिविल सेवाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम चल नहीं पाएगा। एक दूसरा बेनिफिट छोटा सा ये हो सकता है कि आजकल जो सिविल सेवक हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में, उनके लिए बहुत जरूरी हो गया कि वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देख सकें, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति थोड़ा सा अन्य कल्चर्स के प्रति टॉलरेंट हो। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये संकट और ज्यादा बढ़ा है। धीरे धीरे क्या होगा कि हर राज्य के सिविल सेवकों को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना ही पड़ेगा, और इसलिए यदि आप दुनिया भर के समुदायों के प्रति लचीलापन रख पाते हैं तो आप बेहतर प्रशासक होंगे, और सहिष्णुता का मूल्य आपके लिए इस सेंस में सहायक होगा।